नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ आशीष आध्वर्य और दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़ गए हैं। और हफ्ते की शुरुआत, बुलेटिन की शुरुआत सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खुश खबर के साथ, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की धमाकेदार जीत के विजुअल्स के साथ। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हो। कल काफी इंटरेस्टिंग रहा मुकाबला और इनफैक्ट वीकेंड था और वीकेंड काफी इंटरेस्टिंग सभी के लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी रहा, क्योंकि पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त भारत ने दी। और आपको बता दें, भारत के लिए सेमीफाइनल की राह जो है वो काफी आसान अब होती हुई इसी के बाद विराट कोहली ने वनडे का 51वां शतक जड़ा, वहीं प्लेयर ऑफ द मैच बने विराट कोहली। गुड मॉर्निंग आशीषा, गुड मॉर्निंग अभिषेक। टीम इंडिया की पाकिस्तान पर विराट जीत, अभिषेक कहेंगे कि नहीं? मानसी, गुड मॉर्निंग और सभी को शुभकामनाएं, बधाई इस जीत की। देखिए, बहुत ही स्पेशल ये जीत रही। पूरी दुनिया की नज़रें थी, करीब करीब 60 करोड़ लोग इस मैच को देख रहे थे। तो आप देखिए कि भारत पाकिस्तान का जब एनकाउंटर होता है तो माहौल किस तरह से पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइंग हो जाता है, और कल वो माहौल था। एक चीज़ बस मुझे लास्ट में मिसिंग लगी एज अ क्रिकेट फैन, कि जिस राइवलरी की उम्मीद करके हम चलते हैं भारत पाकिस्तान के मैच से, भारत ने उसको बिल्कुल एक तरफा बना दिया अपनी बैटिंग से। उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो लगातार 140, 45, 50 की रेंज में बॉलिंग करते हैं, शाहिन अफरीदी, हारी और रऊफ में क्या उनकी पिटाई हुई है। मतलब विराट कोहली ने, शुभमन गिल ने बिल्कुल शुरुआत से ही अटैक को कह सकते हैं कि बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया। रोहित शर्मा भी अपने अंदाज में आए थे, लेकिन एक अच्छी गेंद पर आउट होकर चले गए। लेकिन बहुत ही स्पेशल ये विन रहा। लेकिन भारत की बैटिंग लाइनअप के लिहाज से, जो डेप्थ है भारत की बैटिंग में, उस लिहाज से 240-45 रन क्या ही है, कुछ नहीं है। और वो भारत ने साबित करके दिखाया भी कि अगर 280-90 का भी होता तो भी शायद बिल्कुल गेटेबल था, वहां तक उसको अचीव भी कर लेता। तो एक बहुत ही शानदार दिन। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जो लास्ट हुई थी, भारत उसमें हारा था। उसकी भी एक कसक लोगों के मन में रही होगी, वो कसक भी दूर की। विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा आलोचनाओं से घिरे थे, अपनी कमज़ोर फॉर्म को लेकर, फिटनेस को लेकर तमाम चीज़ें हो रही थी। उसका भी जवाब दिया विराट कोहली ने। और पाकिस्तान जब सामने हो तो विराट कोहली को लगता है कि नहीं, हाँ, दिन आज है। और विराट कोहली ने कल फिर से साबित किया। आखिर में जाते जाते वो 100 रन बनने चाहिए थे, बन भी गए। एक सेंचुरी आ गई, 91वीं सेंचुरी और 14,000 रन। ही इज अ ट्रू लेजेंड, लिविंग लेजेंड जिसको कहेंगे विराट कोहली को। अगर हम तीनों फॉर्मेट को मिला दें तो बाकी कोई भी प्लेयर उनके आसपास भी नहीं है। अगर हम मॉडर्न एरा की अगर हम बात करें, देखिए टेस्ट में आगे पीछे हो सकते हैं लोग, थोड़े से उनके आगे दिखेंगे, जो रूट और स्टीव स्मिथ, लेकिन अगर आप ओडीआई को, T20 को सब जोड़ देना तो फिर कमाल की बैटिंग रही है। बिल्कुल, काफी शानदार जीत रही भारत की पाकिस्तान के मुकाबले कल। लेकिन अभिषेक, सबकी नजर अगले संडे पर रहेगी, जहां पर न्यूजीलैंड के सामने भारत मैच खेलेगा। न्यूजीलैंड को भी हराएंगे? तनाव मत लीजिए शेषा। अब देखिए, कॉन्फिडेंस काफी हाई है। और एक चीज मैं बता दूं जो भारत के पक्ष में है, वो है क्या है ना, कि इंडिया के लिए यही ग्राउंड है। अब मान के चले कि उनका होम ग्राउंड है दुबई का, न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हैं, 2 मैचेस का एक्सपीरियंस हो गया भारत को। तो भारत को वहां की पिच की कंडीशंस, एटमॉस्फेयर, वहां का जो मौसम है, उसमें अब अडेप्ट हो गए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो कॉन्फिडेंस है वो कमाल का है। तो देखिए, ऑलमोस्ट हम वी आर थ्रू टू सेमीफाइनल। अब वो पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं, वो बहुत ही कुछ अगर सरप्राइजिंग यहाँ से इवेंट्स चलते हैं, गुणागणित पर निर्भर है, वो चीज़ है। लेकिन भारत सेमीफाइनल में पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सेमीफाइनल नहीं, मान के चलिए इस बार हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से कॉन्फिडेंस है, देखिए हमारी बॉलिंग जो है ना, बुमराह के अभाव में थोड़ी सी कमजोर जरूर है, लेकिन सारे के सारे प्लेयर्स ने स्टेप अप किया है। हार्दिक पांड्या ने कल जिस लय में बॉलिंग की है, वो कमाल की बॉलिंग रही है। हर्षित राणा न्यू कमर हैं, मतलब अभी कुछ ही टाइम उनको हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए, उनकी तरफ से कॉन्फिडेंस हमें दिख रहा है। शमी धीरे धीरे करके अपने लय में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से लय में नहीं है, लेकिन बैट्समैन तगड़े हैं।
शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, रोहित शर्मा की काबिलियत पर कोई शक नहीं, विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी है। हम देख रहे हैं कि श्रेयस अय्यर लगातार बढ़िया स्कोर कर रहे हैं और लोअर ऑर्डर से भी बड़ा बढ़िया सपोर्ट है जिसमें अच्छी स्टेबिलिटी देते हैं अक्षर पटेल जो कि गुजरात से आते हैं। तो बढ़िया चीज़ है, मान के चलिए कि हम सेमीफाइनल में भी खैर चले ही गए हैं, फाइनल भी जीतेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम करने वाले हैं। अभिषेक, एक ही डायलॉग अब तो कहना है, हाउस द जोश हाई सर। और न्यूजीलैंड के साथ मुकाबले पर सभी की नज़र तो है ही, लेकिन आपके चहेते चैनल 18 और स्वदेश पर आज जो हमारी जीत हुई है इंडिया पाकिस्तान मैच में, उसके सेलिब्रेशन को आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये खुशी आप देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स विराट कोहली ने लाइट अप तो किया ही था मोमेंट, और ड्यूरिंग द एंटायर मैच सिर्फ कोहली ही नहीं, बाकी सारे धुरंधर भी लगातार आगे बढ़ते रहे और हाँ, जीत हासिल हुई और आगे भी जीत हासिल होगी। ऑन दिस पॉजिटिव नोट हफ्ते की शुरुआत करेंगे, लेकिन अब शुरुआत बाजार की तरफ बढ़कर, और बाजार में संकेत या सेंटिमेंट्स की अगर बात करें, देखिए फरवरी का आखिरी हफ्ता कह सकते हैं और आखिरी हफ्ते में भी ट्रंकेटेड वीक है। और इस ट्रंकेटेड वीक में, क्योंकि बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में बुधवार के दिन भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर इसीलिए एक छोटा हफ्ता, लेकिन छोटे हफ्ते की भी अगर बात करें, इवेंट पैक काफी है हफ्ता। बहरहाल सेंटिमेंट्स इस वक्त विदेशी बाजार से कैसे आ रहे हैं? विदेशी बाजार से कमजोर संकेत आप देख पाएंगे। डाउ फ्यूचर्स यानी कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें, शुक्रवार के सेशन में यूएस के मार्केट्स में कमजोरी हाथ लगी, बिकवाली का दबाव वहां पर देखने को मिला था। आज सुबह अगर आप देखेंगे क्लियरली अमेरिकी बाजार में तो ग्रोथ में धीमेपन की चिंता है, जिससे तेज गिरावट हमने देखी, लेकिन एशियाई बाजार में भी कमजोरी का रुझान। गिफ्ट निफ्टी में भी करीब 150 अंकों की बिकवाली का दबाव, विच इज अ कंसर्न इन इटसेल्फ। पिछले 13 ट्रेडिंग सेशंस में से सिर्फ एक सेशन को छोड़ दीजिएगा तो हर सेशन में भारतीय बाजार ने कमजोरी देखी है और इसी तरह के सेंटिमेंट्स आगे भी एस्केलेट होते हुए देखने की पूरी संभावना। एफआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली अब भी जारी, 3,450 करोड़ की बिकवाली। वहीं कच्चे तेल की चाल को अगर आप देखेंगे, ब्रेंट क्रूड $75 के आसपास, कीमतों में गिरावट है, सोने में भी रिकॉर्ड स्तरों से मुनाफा वसूली है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे हैं। फुटसी के चेंजेस की खबरें आई हैं और साथ ही निफ्टी के चेंजेस की खबरें आई हैं। 28 मार्च से जोमेटो और जियो फाइनेंशियल जो हैं वो निफ्टी में एंटर करने जा रहे हैं और किसकी जगह लेंगे ये? बीपीसीएल और ब्रिटानिया की। वहीं फुटसी के चेंजेस पर भी विस्तार से बातचीत होगी और महिंद्रा एंड महिंद्रा पर फोकस कीजिएगा। जेफरीज की एक बुलिश रिपोर्ट आई है, ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं कुछ ही सेशंस के बाद, 1 तारीख 1 मार्च को। उससे ठीक पहले अब एमएनएम के लिए जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट जो है काफी इंपैक्ट कर जाएगी खरीदारी की राय, और लक्ष्य यहां पर ये जा रहे हैं आगे 4075 तक के। सो स्टॉक स्पेसिफिक ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन संकेत इंडिकेशंस की अगर बात करें, इंडेक्सेस की अगर बात करें, तैयार हो जाएगा एक और वॉलेटाइल सेशन के लिए आज। चलिए तो विस्तार से आगे बातचीत होगी। भारतीय बाजार के लिए सेंटिमेंट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, इंडेक्सेस पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, लेकिन इससे ठीक पहले अमेरिकी बाजार में, विदेशी बाजार में, एशियाई बाजार, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से सेंटिमेंट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, इस पर नजर होनी चाहिए। आशीषा, 120 अंकों की गिरावट इस वक्त गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड ओपन में तो दिखाई रहा है, कमजोरी का रुझान। अमेरिकी बाजार में भी शुक्रवार के सेशन में भारी गिरावट देखने को मिली और इस वक्त एशियाई बाजार से भी सपोर्ट तो फिलहाल नहीं है। बिल्कुल, गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत, और जैसे आपने बताया मैक्रो इकोनॉमिक डेटा अमेरिका का काफी कमजोर था, जिसके चलते सभी सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। और याद रखिए, भारी गिरावट दिखी अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार के सत्र में, और उसी का इंपैक्ट आज सुबह एशियाई बाजारों में भी दिखा है। जापानीज मार्केट आज बंद रहेंगे, लेकिन कॉस्पी यानी कोरियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आधे % से ज्यादा की गिरावट आज सुबह दिखी है। चीन और हांगकांग के बाजारों में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं, लेकिन फिर भी हमारे खुद के बाजारों की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए 22,700 के नीचे खुलने के संकेत निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों के मैक्रो डेटा की बात कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया जो काफी कमजोर था। इनफैक्ट S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI इंडेक्स करीब 50 बेसिस पॉइंट की गिरावट यहां पर दिखी, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स 64.7 पे आया, जो 10% की गिरावट थी सालाना आधार पर। तो ग्लोबल ग्रोथ
ग्रोथ की चिंताएं हैं, इन्फ्लेशन की चिंताएं फिर से एक बार निकल कर आई अमेरिकी बाजारों में और इसी के चलते भारी गिरावट यहां पर शुक्रवार को दिखी। लेकिन याद रखें, आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स हल्की सी तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आए और मैक्रो डेटा के अलावा कई सारे कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते आते हुए नजर आएंगे। एनवीडिया जैसे कंपनी के नतीजे बुधवार को आएंगे, तो वहां से पूरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए किस तरह के कमेंट्री और किस तरह का आउटलुक निकल कर आता है उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन याद रखें, एनवीडिया के अलावा भी कई सारी कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते अमेरिकी बाजारों में आते हुए नजर आएंगे। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर भी ठीक ठाक संकेत निकल कर आए शुक्रवार को। वही ऑयल मार्केट की बात करें तो कच्चे तेल यहां पर फिर से एक बार गिरावट दिखी। याद रखिए, शुक्रवार को 2.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था कच्चा तेल और आज सुबह भी नरमी के संकेत निकल कर आ रहे हैं। $75 पर बैरल के नीचे ब्रेंट क्रूड कारोबार करता हुआ। वही WTI क्रूड की बात करें तो यहां पर भी गिरावट दिखी है, करीब $70 पर बैरल के आसपास। सोने और चांदी में पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी तेजी दिखी थी, लेकिन आज सोने में भी हल्की सी मुनाफा वसूली दिखी है। स्पॉट गोल्ड $2,940 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ, तो हमने जो ऑल टाइम हाई लेवल्स देखे थे वहां से हल्की सी मुनाफा वसूली यहां पर भी दिखी है। लेकिन एक और फिगर पर नजर डालेंगे और वो है डॉलर इंडेक्स। यहां पर 106 पर फिर से आकर फिसल चुका है डॉलर इंडेक्स, जो एक पॉजिटिव खबर है इंडियन मार्केट्स के लिए। लेकिन FIIs और DIIs ने के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं, बिकॉज FIIs ने फिर एक बार भारतीय बाजारों में शुक्रवार के सत्र में बिकवाली की। याद रखें, करीब 3,450 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को दिखी। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 2,900 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के सत्र में की थी। अभिषेक, आप बताएं किस तरह के बदलाव यहां पर दिखे और आज ट्रेडर्स को किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। 22,700 के नीचे फिसलता हुआ गिफ्ट निफ्टी तो कमजोर ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। आशीषा, देखिए पहले FIIs की बात कर लेते हैं और निश्चित तौर पर थोड़ी सी चिंता की चीज़ ज़रूर है कि लगातार FIIs की तरफ से बिकवाली आ रही है और फरवरी में भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 36-37 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली आएगी है। पिछले 7 महीने में से 6 महीने FIIs की सेलिंग आई है, तो ये चिंता की बात है। और ऐसा नहीं कि अच्छी खबरें नहीं आई हैं भारत को लेकर। देखिए, भारत के अगर हम अर्निंग को अगर हम 2 हिस्सों में अगर हम डिवाइड कर लें तो जो सेकंड पार्ट रहा है वहाँ पर अर्निंग्स अच्छे आए हैं। बावजूद उसके FIIs का जो कह सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है वो लौटा नहीं है। बजट ठीक आया, बजट ने भी FIIs को कॉन्फिडेंस नहीं दिया। RBI की तरफ से रेट कट आया, उसके पहले RBI ने लिक्विडिटी बढ़ाने को लेकर भी 1.5 लाख करोड़ रुपए बाजार में डालने का फैसला किया था। लेकिन इन चीज़ों ने FIIs को कॉन्फिडेंस दिया नहीं है। अब FIIs क्यों नहीं आ रहा है ना, इसके जवाब देखिए किसी के पास है नहीं। फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब कोई भी ये पुख्ता तौर पर, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, देखिए लॉन्ग टर्म में सबको पता है कि नहीं, बाजार यहाँ से ऊपर जाएंगे, आप 2 साल 5 साल इक्विटी में इन्वेस्टेड रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छे रिटर्न देने वाला एसेट रहा है हिस्टोरिकली, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हम चूंकि रोज मार्केट को हम डिस्कस करते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, इसके चलते रोज के जो सेंटिमेंट्स होते हैं ना वो हमें ड्राइव भी करते हैं। तो हम आंकड़े यही देख रहे हैं कि FIIs की ये चिंता परेशान कर रही है। DIIs देखिए कब तक सपोर्ट देखें, लॉन्ग होल्डिंग FIIs की 20% के नीचे ही है, उसमें कोई बदलाव ज्यादा आ नहीं रहा है, तो बाइंग नहीं आ रही है। और ये निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है। कब आएगी, कैसे आएगी, कौन से ट्रिगर पर आएगी, इसको लेकर भी स्थितियां भी साफ नहीं है। कुछ चिंताएं जरूर है। देखिए, US में बॉन्ड यील्ड बढ़ी थी, हमने देखा था कि 5% के करीब जाते हुए बॉन्ड यील्ड दिखी थी, वो सॉफ्ट हो गई हैं, वो 4.5% के नीचे है 10 साल की बॉन्ड यील्ड। चाइना में हालांकि डेटा अच्छे रहे हैं अगर हम हाल फिलहाल के आर्थिक आंकड़ों की बात करें, और अगर आप भारतीय बाजारों से अगर कंपेयर भी करेंगे दुनिया भर के बाजारों को, तो सबसे ज्यादा पिटे हैं भारतीय बाजार। ये चिंता की बात जरूर है। वैल्यूएशन वाली चीजें अपनी जगह पर थी आशीषा, मतलब कहा जा रहा था कि हाँ वैल्यूएशन महंगी है, लेकिन अब तो गिर गए 12% 14% नीचे आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो वो फ्रॉथ थोड़ा सा छटा है, इसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभी कितनी पेन है, लेकिन ये चिंता की बात जरूर है। अगर हम ग्लोबल संकेतों की बात करें, आप देखिए टैरिफ को लेकर लगातार टेंशन है। ऑटो पर, सेमीकंडक्टर पर, फार्मा पर टैरिफ लगाने का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, और ऐसा लग रहा है कि देखिए टैरिफ का बढ़ना अमेरिका में
ये बाकी एक्सपोर्टर्स के लिए, बाकी दुनिया के लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, लेकिन वहां के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज तो है नहीं। ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को भी हवा दे सकता है अगर टैरिफ ऐसी ही बढ़ती रही, लगातार लगती रही। आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कीजिए, आपका पूरा हक बनता है, लेकिन ऐसा ना हो कि ट्रेड जो है वो चरमराता हुआ दिखे, उसमें काफी ज्यादा असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाए। और वो हमने देखा है अमेरिकी बाजारों में। अब जो शुक्रवार की गिरावट आई है वो काफी सीवियर रही है। डाउ फ्यूचर्स में हम आज तेजी देख रहे हैं, लेकिन वो कह सकते हैं कि उतनी भारी गिरावट के बाद थोड़ा सा बाउंस है, तो वहां पर भी लोग परेशान होते हुए दिख सकते हैं। और अगेन अगर वो ऐसा होता है, अमेरिका में गिरावट और बढ़ती है, तो अगेन ये भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर होगा। 22,800 के नीचे जाने से आशीषा निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस घटा है। 22,900 के ऊपर लगातार 5 सत्र तक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, और इस हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी है, ट्रंकेटेड वीक भी है, जैसा कि बता रही थी मानसी की शिवरात्रि की छुट्टी भी है बुधवार को, तो थोड़ा सा वोलेटाइल माहौल रह सकता है। लेकिन बाजारों को जो शॉर्ट कवरिंग का जो सपोर्ट मिला था, वो सपोर्ट फिर से गायब हो गया है, और कोई फ्रेश ट्रिगर यहां से बाजार के लिए चलने के लिए फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। तो कोई फ्रेश पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है भारतीय बाजारों के लिए, जिसके चलते मोमेंटम भारतीय बाजारों में फिर से लौटता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी 22,800 के नीचे बंद हुआ था। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी 49,000 नीट के लेवल के नीचे बंद होता हुआ नजर आया था। लेकिन अभिषेक, इंडेक्स लेवल पर देखें तो अब कौन से लेवल पर नजर रखनी चाहिए? 22,600 तो आज टूटता हुआ नजर आ सकता है। आशीषा, बिल्कुल देखिए, लेवल्स देखे तो ऐसा लग रहा है कि खतरे में पड़ जाएगा। और जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि 22,900 के ऊपर बाजार ने 5 सत्र तक क्लोजिंग दी है। हम 23,000 का दरवाजा खटखटाते रह गए, लेकिन वो दरवाजा खुला नहीं। ये एक चिंता की बात है, लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला होगा शुक्रवार की गिरावट। और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजारों की जो चाल है, क्योंकि अमेरिका में भारी कमजोरी, एशिया में भी नरमी देख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी करीब 125 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, तो थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेगी। और अब जो है निफ्टी के लिए मेरे हिसाब से जो सपोर्ट लेवल होंगे वो खिसक के चले जाएंगे 22,500 पर। वहां थोड़ा सा आप उम्मीद करके चलिए कि वहां पर थोड़ा मजबूत सपोर्ट मिलेगा। और जिस लेवल को हम पार करने की उम्मीदें कर रहे थे, वो अब रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। 23,000 निफ्टी के लिए और 23,100 ये अब रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर काम करेगा। देखिए, अच्छी चीजों का अभाव है, ग्लोबली थोड़ी सी टेंशन का माहौल है बाजारों में। नहीं, आप देखिए जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी देखें तो एक में खबर पड़ रहा था कि इजराइल ने काफी टाइम के बाद वेस्ट बैंक पे अपने टैंक्स भेजे हैं। तो हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध विराम हुआ था, जो सीज फायर हुआ था, क्या वहां चीजें फिर से थोड़ी सी गड़बड़ होंगी? इजराइल में उनकी राजधानी है कैपिटल टेल अवीव, वहां पर हमने 3 बम ब्लास्ट देखे। हालांकि कोई इंजरी कोई या फिर किसी डेथ की कोई खबर नहीं आई, लेकिन थोड़ी सी चीजें वहां पर ट्रिकी हो गई हैं। आप देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक्स कराने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कोशिशें कितने रंग ले आएंगी वो भी दूर की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान भी देते हैं, उन्होंने जेलेंस्की को तो डिक्टेटर तक कह दिया है। जेलेंस्की हालांकि ये कह रहे हैं कि अगर हमें नाटो की सदस्यता मिल जाती है तो मैं राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार हूं। अमेरिका, मुझे लग नहीं रहा कि डोनाल्ड ट्रंप उसके फेवर में है उनको, क्योंकि 3 साल हो गए युद्ध की शुरुआत हुई, यही तो मसला था वहां पर। तो ये सारी की सारी चीजें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी वाली स्थिति है। कंस्ट्रक्टिव खबरें बाजार के लिए, पॉजिटिव खबरें वो नहीं है। आपको थोड़ा सा भी हो सकता है कि और इंतजार वो करना पड़ेगा जब तक दमखम के साथ नतीजे नहीं आएंगे, या फिर कुछ जीडीपी समेत कुछ बड़े आंकड़े बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं आएंगे, तब तक थोड़ा सा माहौल अभी फिलहाल मुझे निफ्टी में डावाडोल लग रहा है। ठीक है, तो ये नजरिया निफ्टी को लेकर। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर पिछले पूरे हफ्ते तो फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। हाँ, शुक्रवार को कमजोरी दिखी और 49,000 का ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आया। आज बैंक निफ्टी के लिहाज से कौन से लेवल्स पर नजर रखे अभिषेक? आशीषा, देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो बेहतर साइड पर रहा है। मतलब थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखी है निफ्टी बैंक में। और हालांकि 2 दिन की कमजोरी हुई है। हमने शुक्रवार को जो क्लोजिंग देखी है वो देखी है 49,000 के नीचे, थोड़ी सी चिंता जरूर है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि निफ्टी
के मुकाबले निफ्टी बैंक बेहतर है। बेहतर क्यों है? आप एचडीएफसी बैंक को देखिए, 1700 के नीचे जरूर आया है शेयर, लेकिन शुक्रवार को लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दी है एचडीएफसी बैंक ने और जाके डे हाई के आसपास ऑलमोस्ट बंद हुआ है, हल्की सी तेजी रही है। तो जो दो बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो चूंकि देखिए थोड़ा वॉलेटाइल होता है, 12 स्टॉक है ना, थोड़ा वॉलेटिलिटी होती भी है। और एचडीएफसी बैंक के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक, इसका भी स्ट्रक्चर उतना बुरा नहीं है। हमने तमाम एक्सपर्ट से बातचीत की है, उनका ये कहना है कि नहीं, आईसीआईसीआई बैंक भी ठीक ठाक है। तो निफ्टी के मुकाबले वेल प्लेस्ड रहेगा। लेकिन आज देखते हैं कि शुरुआत किस तरह की होती है। 2 दिन की गिरावट आ चुकी है, आज भी आप गिरावट के लिए तैयार रहिए। हाँ, लेकिन निफ्टी के मुकाबले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बेहतर रह रहा है। क्या आपको बाय ऑन डिप करनी है? नहीं करनी है बाय ऑन डिप। अभी बाजार आज खुलने दीजिए, आज एक बार 1 घंटे का कारोबार देखिए, उसके बाद ही आपको कोई रणनीति अपनानी है। और वैसे भी ये कह सकते हैं कि मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, तो इंडेक्स में बहुत ही सोच समझ के आपको कोई ट्रेड लेनी है। नहीं अगर मिल रहा हो तो नहीं लेनी है। बहुत मुश्किल है इंडेक्स में कोई ट्रेड खोजना। अपने एक्सपर्ट से आज हम समझेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि आज की रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन हाँ, निफ्टी के मुकाबले थोड़ा बेहतर जरूर है अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं और फटाफट इंडेक्स का व्यू लेंगे, उनके ट्रेड समझेंगे और अपने सहयोगियों को जोड़कर खबरों वाले शेयर, रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स जो कुछ भी आई हैं आपके सामने एक एक करके हम रखेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीणा। संतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। पहले तो अपने इंडेक्स पर रीडिंग बताइए संतोष जी। अब आपको निफ्टी बैंक का सपोर्ट लेवल क्या दिख रहा है और आपके हिसाब से आज इंडेक्स में कोई ट्रेड लेना है या फिर लेना भी है तो बहुत संभल के सधे हुए कदमों से लेना है? यस अभिषेक, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ के साथ शुरुआत करें। इंडिया ने मैच जो रहा कल का काफी शानदार रहा। विराट कोहली वापस अपने फॉर्म में आ चुके। तो अब क्वेश्चन ये उठता है हमारा इंडियन मार्केट कब फॉर्म में आएगा, क्योंकि पिछले 5-6 महीनों से इंडियन मार्केट भी स्ट्रगल कर रहा है। होप हमारा मार्केट भी जल्दी फॉर्म में आए। हालांकि आज ग्लोबल क्यूज इतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन मॉर्निंग में हालांकि एशियन मार्केट्स में इतना पेन देखने को नहीं मिल रहा है जितना हम थोड़ा नर्वस नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी थोड़ा सा मूड खराब है। तो थोड़ा भी कुछ ग्लोबल न्यूज खराब आती है तो हम ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तो देखना होगा आज कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 22,800 से 22,700 उसके नीचे खुलेंगे हम। लेकिन मार्केट में ये भी देखा गया कि लोअर लेवल से रिकवरी भी बहुत शार्प आती है, भले स्ट्रक्चर वीक है। तो सॉरी तो खुलते से सेल करने की सलाह नहीं रहेगी, वेट करने की सलाह रहेगी। शुरू के 10 to 15 मिनट वेट कीजिए। अगर निफ्टी 22,700 को होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर आप सेल की अप्रोच रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो खुलने के बाद रिकवरी आती है तो फिर समझेंगे अगर फर्स्ट 15 मिनट का लो बचा पाया। तो अभी जल्दबाजी मत कीजिए, 15-20 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा सा रिलेटिवली वेल नजर आ रहा है। निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा 22,560 के आसपास। अगर 22,560 ब्रेक होता है तो फिर रिस्क खुल जाएगा 22,150 तक जाने का। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा सा बेटर है, जहां पर 48,500 पहला सपोर्ट रहेगा। अगर 48,500 बचाने में कामयाब रहता है बैंक निफ्टी गैप डाउन के बाद, तो शायद वहां एक तेजी से रिकवरी आ सकती है। लेकिन इन केस यहाँ पर 48,500 ब्रेक हुआ तो फिर ये भी 48,000 से 47,800 की ओर जा सकता है। ऊपर की ओर इसको 49,500 क्रॉस करना पड़ेगा, तभी कोई स्ट्रेंथ आएगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, बट मेरी सलाह ये रहेगी गैप डाउन के बाद शॉर्ट ना करे, थोड़ा सा वेट करे। अगर मार्केट रिकवरी दिखाता है तो अवॉइड करे शॉर्ट करना भी। बिल्कुल, लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है और बाजार दिखा भी रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वो मिसिंग है, टेक्सचर जो है वो वीक हो चुका है। कहाँ हम 22,700 22,800 के लेवल्स को अहम सपोर्ट मान रहे थे, अब उन लेवल्स को भी तोड़ते हुए बाजार नीचे बिखरता हुआ, नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात हो रही है 22,500 के लेवल्स को एक अहम सपोर्ट के तौर पर मानने की। इस बीच अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा फरवरी का महीना अगर आप देख लीजिए, 13 सेशंस रहे और 13 सेशंस में से 12 सेशंस में भारतीय बाजार ने कमजोरी का रुझान दिखा। एकमात्र सेशन जहां पर बाजार संभलने की कोशिश भी कर रहे थे, वहां पर भी कोई कमेंडेबल सक्सेस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लगातार बेयरिश पैटर्न्स जो हैं वो माउंट होते हुए ही नजर आ रहे हैं। सो कंसर्न्स तो हैं, चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस के बीच भारतीय बाजार और कितना नीचे गिरेंगे इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। ये वाला हफ्ता इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि लास्ट वीक ऑफ द मंथ है। आज बीएसई की और गुरुवार के सेशन में एनएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी होने वाली है।
सो वॉलेटाइल ट्रेड्स तो देखने को मिलते ही हैं जब मंथली एक्सपायरी के दिन होते हैं, और इस वॉलेटिलिटी में जहां भारतीय बाजार ऑलरेडी इतनी वॉलेटिलिटी झेल रहे, इतनी कमजोरी झेल रहे हैं, सेंटिमेंट्स कैसे पैन आउट होंगे इस पर नजर रखनी होगी। विदेशी बाजार से हमारे पास कोई पॉजिटिव बूस्ट, कोई ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं फिलहाल, और साथ ही एफआईएस की लगातार बिकवारी जारी है। सो सेंटिमेंट तो इस वक्त खराब ही कहे जाएंगे, और एक्सपर्ट्स की लगातार अगर माने तो एहतियात बरतना है। बाजार को वॉच लिस्ट में रखें, सेंटिमेंट्स किस तरह से पैन आउट होते हैं, कितनी कमजोरी आती है और कमजोरी के बाद स्ट्रेटेजाइज क्या करना है, इस पर ही नजर रखनी होगी। नेगेटिव बायस हमने देखा शुक्रवार के सेशन में, और क्लोजिंग भी जब हुई ऑलमोस्ट 22,800 के नीचे निफ्टी क्लोज हुए। आपको बताते 2025 के लोएस्ट लेवल्स पर हम क्लोज हुए थे शुक्रवार के सेशन में निफ्टी की अगर बात करें तो। बैंक निफ्टी में भी बेरिश पैटर्न्स ही देखने को मिले, लेकिन जैसे अभिषेक अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि टेक्सचर या स्ट्रक्चर जो है निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का ठीक रहा। ब्रॉडर मार्केट्स में भी हमने देखा काफी हद तक गिरावट देखी जा चुकी है, और मिड कैप स्मॉल कैप से मानो भरोसा टूटता हुआ मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। संभलते भी हैं, लेकिन इस संभलने के बीच वॉलेटिलिटी या गिरावट इतनी दिख चुकी है कि थोड़ा बहुत रिकवर होना भी कुछ खास सेंटिमेंट्स को डेवलप नहीं करता। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स रहे जहां पर चमक हमने देखी, कुछ पॉजिटिव नोट पर वहां पर कामकाज देखने को मिला फ्राइडे सेशन में, लेकिन मेटल्स के अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में भारी गिरावट का रुझान ही देखने को मिला। चलिए शुरुआत तो हम देख रहे हैं, एफआईएस के आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। लगातार बिकवाली का दौर एफआईएस की तरफ से जारी। डीआईएस कितना सपोर्ट कर पाएंगे? एफआईएस हर दिन बिकवाली ही बिकवाली कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन करीब 110-120 अंकों की कमजोरी दिखाते हुए एशियाई बाजार में ठीक ठाक सेंटिमेंट्स, लेकिन अमेरिकी बाजार की कमजोरी को हमें ध्यान में रखना होगा। संतोष, गुड मॉर्निंग। इंडेक्स पर तो आपने आपका नजरिया हमें बताया, और साथ ही रणनीति और किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना है मार्केट को ये भी समझाया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारी चीजें हैं जो ओवर द वीकेंड आई है। रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन खबरें ढेर सारी हैं। आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? स्टॉक्स की बात करें तो मैं मिक्स्ड अप्रोच रखना चाहूंगा। जिस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर है, तो एक सेल साइड आइडिया रहेगा, वो रहेगा मेरा आईटी स्पेस से इन्फोसिस। स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक कंटिन्यूअसली डिक्लाइन में, एक इन्वर्स फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन भी आया है, तो हो सकता है ग्लोबल वीकनेस के चलते यहाँ पर और बिकवाली देखने को मिले। यहाँ पर 2490 का टारगेट रहेगा, 2605 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मेरा स्टॉक बाइंग साइड से हॉस्पिटल स्पेस से मेदांता ग्लोबल हेल्थ के नाम से भी जाना जाता है, तो स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इसमें एक क्लासिकल डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, और इस गिरते मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1300 रुपए का टारगेट रहेगा, 1205 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। एक कॉल बिकवाली की और एक कॉल खरीदारी की इस वक्त संतोष की तरफ से आती हुई। ग्लोबल हेल्थ में खरीदारी कीजिएगा, 1300 के टारगेट्स अगर आप खरीदारी करते हैं तो, और एम्फासिस में 2490 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सेल कॉल इनिशिएट करने की राय। करीब 3% की गिरावट शुक्रवार के सेशन में एम्फासिस में देखने को मिली थी। आईटी पैक में कमजोरी का रुझान रहा, लेकिन ये स्ट्रैटेजीज भी बाजार को एकदम से वॉच करने के बाद एंट्री पॉइंट्स मिलने का पर ही आपको लेने हैं। इस वक्त ये रेडार पर है स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स के, सो ये आपको लगातार हम बता रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि मैं बता रही हूँ ढेर सारी खबरें हैं, खबरों के दम पर हम काफी सारे मूवमेंट्स मार्केट में देख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक एक कर फुटसी के चेंजेस की खबरें आई हैं, उससे जुड़े स्टॉक्स होंगे जिस पर नजर रहेगी। निफ्टी के चेंजेस की खबरें आई हैं, ऑफकोर्स ये इफेक्टिव होंगे बाद में नई सीरीज के साथ, कह सकते हैं 28 मार्च के बाद ये इफेक्टिव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर भी ये खबरें हैं। और इसके अलावा भी ब्रोकरेज बुलिश रिपोर्ट्स और ढेर सारी खबरें जो एक्सचेंजेस पर शुक्रवार के क्लोजिंग से लेकर कल तक आई हैं, वो आपके लिए जानना जरूरी है। शरद है हमारे साथ खबरों वाले शेजा लेकर। गुड मॉर्निंग शरद, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले जो है निफ्टी की रीजिग है उस पर नज़र डालते हैं, जहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो इंक्लूड होने वाले हैं। 28 मार्च को जो है टोटल इंक्लूजन होने वाला है। और बीपीसीएल ब्रिटानिया की बात करें तो ये एक्सक्लूड होने वाले हैं निफ्टी इंडेक्स में। जाइडस लाइफ की बात करें, हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा जहाँ पे इनकी फाइनल अप्रूवल आ गई यूएसएफडीए द्वारा, और ये आइबुप्रोफेन और फैमोटर्लाइन टैबलेट से उनकी अप्रूवल देखने मिली है। स्टॉक के लिए नेट पॉजिटिव रहेगा। वही पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सी कैम्प के साथ करार किया है, और एक इम्पॉर्टेंट करार है बायो कंट्रोल टेक्नोलॉजीज लोग के लिए, और एनालिस्ट का मानना है कि एक बड़ा करार है। फेडरल बैंक का अहम एनालिस्ट डे था, जहाँ पे जो नए सीईओ है केवीएस मानियन, उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई कि बैंक आगे जाते हुए कैसे
जो है परफॉर्म करेगा और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़े बड़े जो प्राइवेट बैंक्स है भारत में उस लेवल पे फेडरल बैंक आए और यूनिवर्सल बैंक का जो विजन है उस पे फोकस रहे। 12 थीम स्ट्रैटेजी की भी जो है एक बड़ी लॉन्च हुई है और ब्रोकरेजेस भी जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक थम्स अप देखने मिल सकता है। सिंजीन की बात करें तो 5 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आए हैं यूएसएफडीए द्वारा उनके बेंगलुरु की फैसिलिटी में जो कि नेगेटिव है। वही स्विगी की बात करें तो उनकी होली ओन आर्म स्कूटसी लॉजिस्टिक्स में वो 1000 करोड़ रुपए निवेश करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं नेगेटिव टू न्यूट्रल इम्पैक्ट देखने मिल सकता है स्टॉक में। बजाज ऑटो 150 मिलियन यूरो जो है खर्च करेंगे अपने नीदरलैंड्स के आर्म में। वही लुपिन को एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिला है यूएस फैसिलिटी से, नेट थोड़ा पॉजिटिव है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज जो है 1500 करोड़ रुपए जो है निवेश करने वाले केरला में अगले 5 साल में। और इजी ट्रिप प्लानर्स की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया है। प्रमोटर निशांत पित्ती ने जो है 10 लाख शेयर्स की प्लेज क्रिएट की है, इसका कुल वैल्यू 2.82% स्टेक आता है। और आखिर में जो है एक और न्यूज़ मैं बता देता हूँ कि भारती एयरटेल जो अफ्रीकन आर्म है वहाँ से अपनी 5% स्टेक और बढ़ा सकती है, करेंटली 57% का है। तो इन स्टॉक्स को जो है अपने नज़र में रखिएगा, इन स्टॉक्स में आज रिएक्शन देखने मिल सकता है। लेकिन आप याद रखिए कि इनके इम्पैक्ट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। ऑफकोर्स अर्निंग्स नहीं है लेकिन नॉन अर्निंग्स, थीमेटिक, ये सारे चीज़ जो है ब्रोकरिंग हाउसेस कैप्चर करते हैं और इसके इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो है ला रहे हैं। गौरव बताएं क्या क्या आपको देखने में मिल रहा है ब्रोकरेजेस में। अगर हम आज ब्रोकरेजेस की बात करें तो कई सारे कंपनीज पे हमें अपडेट देखने को मिला था और सबसे पहले शुरुआत करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, क्योंकि अगर इस स्टॉक की बात करें तो एक सिग्निफिकेंट एक करेक्शन जो है स्टॉक प्राइस में हमें देखने को मिला। बट अभी ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि एक करेक्शन जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है। आगे जाके ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में बाय हम कर सकते हैं, क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पे कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 4075 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि अगर हम बात करें वैल्यूएशन की तो वो भी एक अट्रैक्टिव लेवल पे है और इसी के साथ साथ ये जो करेक्शन हुआ है वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है वो इन्वेस्टर्स को देता है। सीएलएसए की माने तो उनका भी मानना यह है ओवरऑल ऑटो सेगमेंट पे ही कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे करेक्शन हुआ था वो एक ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें टेस्ला की एंट्री की तो इसके वजह से एक प्रीमियमाइजेशन में पुश देखने को मिलेगा। बट जो मेजर थ्रेट है वो इंडियन ऑटो प्लेयर्स को नहीं देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें गोल्डमैन सैक्स तो उन्होंने भी कहीं पे जो मेंटेन किया है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस दिया है 3800 रुपीज़ का, क्योंकि उन्होंने एक काफ़ी अच्छी थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की है। उनका मानना यह है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर हमने देखा कि जब महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक फॉल होता है तो उसके बाद एक अच्छा करेक्शन जो है, एक अच्छा गेन जो है वहाँ से देखने को मिल सकता है और इसी के चलते हुए उन्होंने कहीं पे बाय रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है। इसके अलावा बात करते हैं इंटरग्लोब एविएशन की, यहाँ पे सिटी ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा दिया है, अभी 5200 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह है कि आगे जाके 90 डेज कैटलिस्ट पे भी उन्होंने उस स्टॉक को रखा है, क्योंकि अगर हम बात करें ओवरऑल वॉल्यूम्स की तो 4Q में कई सारे इवेंट्स हुए, जैसे कि महाकुंभ भी था जहाँ पे इवेंट्स में एक वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकता है और इसी के चलते हुए एक 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो भी उन्होंने चालू किया है। अगर हम बात करें फेडरल बैंक की तो जैसे हमें पता है कि एनालिस्ट मीट हुआ था और उसके बाद एक अच्छा व्यू जो है वो ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिला। सिटी ने कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 242 रुपीज़ की ही रखी है। बट अगर हम बात करें इसी के साथ साथ कहीं पे IIFL की तो उन्होंने जो है टारगेट प्राइस बढ़ा दी है। उनका मानना यह है कि अगर जितने भी जो पाथ उन्होंने दिया है ग्रोथ के लिए उसमें से अगर पार्शियली भी अचीवमेंट देखने को मिला तो एक अच्छी चीज़ होगी फेडरल बैंक के लिए। इसके अलावा बात करते हैं SBI की, यहाँ पे इनग्रेड की तरफ से एक डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहीं पे जो रेटिंग है वो होल्ड की है और टारगेट प्राइस जो है वो 795 रुपीज़ की दी है, जो कि पहले 1100 रुपीज़ की थी। उनका मानना यह है कि आगे जाके ROAs में मॉडरेशन देखने को मिल सकता है और अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो कई सारे प्राइवेट बैंक है जहाँ पे उनका प्रेफरेंस जो है वो रहेगा और इसी के चलते एक डाउनग्रेड जो है देखने को मिल रहा है। आखिर में बात करते हैं जिंदल स्टेनलेस की, यहाँ पे भी टारगेट प्राइस में एक डाउनग्रेड जो है वो इन्वेस्टेक की तरफ से देखने को मिला है। हालांकि उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखा है बट टारगेट प्राइस जो है वो घटाकर 870 रुपये का किया है, जो कि पहले 1000 रुपीज़ का था। उनका मानना यह है कि आगे जाके एबिडा में एक वीकनेस देखने को मिल सकती है और इसी के चलते एक कट जो है उन्होंने एस्टिमेट्स में किया है और इसी के साथ साथ टारगेट प्राइस में भी एक डाउनग्रेड किया है। तो ब्रोकरेज इसकी माने तो आज इन सब कंपनीज पर नजर बनी रहेगी। आगे जाके इन सब कंपनीज का आउटलुक और परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइस के हिसाब से कैसे रहेगा वो देखना जरूरी रहेगा। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। गौरव और शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग।
शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल ऑटो सेक्टर पर ही रहेगा। पिछले हफ्ते सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था ऑटो सेक्टर, और उसमें M&M यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट पिछले हफ्ते दिखी थी। रिपोर्ट्स आई है कि टेस्ला की एंट्री हो सकती है, कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में, जिसके चलते M&M जैसे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑटो सेक्टर पर आपकी क्या राय होगी? आज कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि गिरावट के बाद अब खरीदारी के मौके बन सकते हैं। क्या आपका भी यही मानना होगा? धन्यवाद, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो एक कहावत है हिंदी में, कितने गाजी आए कितने गाजी गए। देखिए, इसके पहले, टेस्ला के पहले हमने फोर्ड को देख लिया, हमने जनरल मोटर्स को देख लिया, इसके पहले और भी कई कुछ नाम आए थे जो आकर के वापस स्वदेश लौट गए। जहां तक मेरी जानकारी, अगर गलत है तो आप मुझे ठीक सब कर सकते हैं, टेस्ला की गाड़ी की कीमत, जो कि 1 या 2 मॉडल लेके आने वाले हैं श्रीमान इलॉन मस्क साहब, $25,000 एक्स फैक्ट्री, यानी कि करीबन 22 लाख रुपया एक्स फैक्ट्री। इसमें बाकी फिर आपको जोड़ना पड़ेगा टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह जो भी है। और हमारे भारत में उपभोक्ताओं की एक खूबी है कि जब तक इनको पूर्ण तरीके से विश्वास नहीं हो जाता है, तब तक छोटे से छोटे प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। आप गाड़ी की तो बात छोड़ दीजिए। तो बातें हो रही है, देखते हैं कितना क्या होता है आने वाले समय में। और मेरे ख्याल से भारत में स्थापित कंपनियों को सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का, जहां तक नीतियों का सवाल है, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि अप्रैल मई में एक नई ईवी पॉलिसी आने वाली है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार किसी का पक्षपात करेगी। एक संतुलन बना करके नए नियम वाली पॉलिसी आएगी ईवी की, और मेरे ख्याल से सभी दावेदारों को एक मौका मिलेगा हिस्सेदारी लेने का और मार्केट में अपना शेयर बढ़ाने का। तो बुनियादी तर्क के आधार पर तो पहले, आज और आने वाले भविष्य में हमारी खरीदारी की राय टाटा मोटर, M&M, मारुति, ये तीनों पर रही है और भविष्य में भी रहेगी। ये नजरिया ऑटो सेक्टर पर, जहां पर गौरांग सर का मानना है कि कंपटीशन से ज्यादा कुछ इम्पैक्ट इस सेक्टर पर नहीं दिखेगा। ये तो हुई फंडामेंटल राय। संतोष, आपसे पूछना चाहूंगी, टेक्निकल्स पर M&M के चार्ट्स क्या कहते हैं? और M&M के अलावा TVS मोटर और मारुति सुजुकी, इन तीनों ही स्टॉक्स में भारी गिरावट दिखी थी, तो चार्ट्स पर क्या कहना है? यस, M&M की बात करें तो यहाँ पर हम देखें तो स्टॉक काफी लंबे समय से इस जोन को बचाने की कोशिश की। हमेशा जब भी 2700 से 2650 के जोन में आया, वहां से रिकवरी देखने को मिली है। तो आज में भी शायद इस जोन से फिर से रिकवरी देखने को मिले, क्योंकि कई सारी ब्रोकिंग रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था तो सभी का यही कहना था कि ऑलरेडी काफी कुछ डिस्काउंट कर चुका है जो टेस्ला का इशू है, तो अब यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से 2600 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। 2600 ब्रेक करेगा तो फिर एक रिस्क इमर्ज होगा, बट फॉर टाइमिंग एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी। मारुति की बात करें तो मारुति भी मुझे लगता है कि अब उस जोन के आसपास आ रहा है जहां से खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि ये 12,200 के आसपास बहुत ही अच्छा इसका डिमांड जोन है और वहीं इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो बोथ मारुति और M&M मुझे करंट लेवल पर अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। TVS मोटर की बात करें तो TVS मोटर में अभी स्टॉक साइडवेज है, यहाँ क्लियर ट्रेंड नहीं है, ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ फिर भी थोड़ा रिस्क है कि स्टॉक शायद और नीचे जा सकता है। नीचे शायद आपको 2200 रुपए तक के भी लेवल देखने को मिले। 2200 के आसपास आता है तो वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया होगा जहां पर खरीदारी कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए मुझे M&M और मारुति रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल नजर आ रहे हैं। बाजार की कमजोर ओपनिंग के ही संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से। हालांकि लेवल में कोई बदलाव हो नहीं रहा है। 117 अंक नीचे आधे घंटे पहले भी देख रहे थे, उसी लेवल के आसपास है, तो मान के चलिए 100 अंक नीचे निफ्टी खुलेगा। जो क्लोजिंग रही है शुक्रवार की, वो रही है 22,800 के नीचे की। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों पर जरा राय लेते हैं। अच्छा, FTSE इंडेक्स में अगले महीने की 21 तारीख से बदलाव होने वाले हैं, यानी कि 21 मार्च से। और लार्ज कैप में अगर हम देखें तो एंट्री हो रही है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की और इंडसइंड बैंक की। लेकिन ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में जो एंट्री हो रही है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, जिसमें कि आपको ब्लू स्टार दिखेगा, BSE, CDSL जैसे शेयर भी इसमें आपको दिखेंगे। और इसके अलावा कीनस्टेक, जो कि EMS का एक प्ले है, हाल फिलहाल हमने स्टॉक में काफ़ी एक्शन देखा भी है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इंक्लूजन होगा इनका FTSE के ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके एटीना स्वदेश पर। ये BSE और CDSL साथ साथ चलते हैं और साथ साथ थोड़े गिरते भी हैं।
हालांकि चलते ज़्यादा हैं, ये हमने पैटर्न देखा है। अब इनकी फुटसी इंडेक्स में एंट्री भी होनी जा रही है। बीएसई को स्पेशली आप किस तरह से देख रहे हैं गौरांग सर? ये जो तेज़ी हो रही है, फिर से देख रहे हैं कि 6,000 रुपये के टूवर्ड्स ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है शेयर, ये ठीक भाव पे है वैल्यूएशन के लिहाज से भी? आपको भी शुभ प्रभात और प्रणाम हमारे तरफ से भी। तो गौरांग सर जी, विशेष रूप में तो अभिषेक, मैं बीएसई या फिर सीडीएसएल पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस क्षेत्र पर हमने पहले भी चर्चा करी है और हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारी जो विचारधारा है क्षेत्र को लेकर के वो सामने रखी है। और क्षेत्र है शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार। अगर आपका अनुमान ये कहता है और आपकी सोच और समझ ये कहती है कि आने वाले 3, 4, 5 या उससे ज्यादा भारतीय शेयर बाजार सकारात्मक रुझान लेकर के आएंगे और शायद एक कॉन्जर्वेटिव डबल डिजिट रिटर्न देंगे आपको, तो उसी प्रकार से जो कंपनियां हैं जो भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई है, अब ये उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, कोई राय नहीं दे रहा। आपने नाम लिया बीएसई का, तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। आपने नाम लिया सीडीएसएल का या फिर कैम्स जैसी कंपनियों का जो कि सर्विस प्रोवाइडर है। इसके अलावा इंटरमीडिएटरीज आ जाती हैं। तो जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं वो भी भारतीय शेयर बाजार के साथ साथ बेहतरीन रुझान लेकर के आएगी। आंकड़े सकारात्मक होंगे और उस सकारात्मक आंकड़ों का जो परिणाम है वो आपको आखिरकार शेयर के दामों में आता हुआ दिखाई देगा। अब दुविधा यह है कि ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जो कुछ बाकी अन्य क्षेत्र के साथ काफी चल चुका था और इसमें फिर मुनाफा वसूली आई, नीचे की तरफ की गिरावट आई। अब धीरे धीरे करके बाजार भी संभलने का प्रयास कर रहा है। तो जैसे जैसे बाजार की कुंडली पलटेगी उसी तरीके से इनकी भी मेरे ख्याल से कुंडली पलटेगी। तो क्षेत्र अच्छा है और अनुमान यह है कि आने वाले 3, 4, 5 साल या उससे ज्यादा शेयर बाजार अच्छा कामकाज करेगा भारत। ठीक है, बीएसई को लेकर ये व्यू। और बाजार में पार्टिसिपेशन निश्चित तौर पर लोगों का बढ़ेगा और यहाँ से मौके भी बढ़ेंगे इन कंपनीज के लिए, तो कोई ऐसी दुविधा वाली चिंता वाली बात है नहीं। एक और एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत सावंत। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका भी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं, बताइए आज कहाँ पर आपकी नज़र है? देखिए वैसे शुरुआत जो है थोड़ी सी कमज़ोर नोट पर ही होने जा रही है बाजार की। जी अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जो स्टॉक मुझे लग रहा है एक ऑलमोस्ट सपोर्ट ब्रेक करने की कगार पे, बाउंड्री पे, वो होगा ग्लेनमार्क। तो यहाँ ऑलमोस्ट 1300 के लेवल पे क्लोजिंग आई थी शुक्रवार को। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट रेकमेंड करना चाहूंगा और आइडियल स्टॉप लॉस 1335, बट रिस्क के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो मैं 1326 2% की रिस्क रखूंगा और यहाँ से मेरा टारगेट होगा 1250 और उसके नीचे 1225, 1250, 1225। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा के लिए टारगेट होगा 1250 का। 1300 रुपये की क्लोजिंग है, हमने 3.5% का करेक्शन देखा शेयर में और 1326 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर में। ये प्रशांत जी की तरफ से व्यू। निफ्टी 50 में भी बदलाव जिसकी उम्मीदें हम करके चल रहे थे वो आ गए हैं सामने। बीपीसीएल और ब्रिटानिया निफ्टी से बाहर हो रहे हैं और उनकी जगह हम जोमैटो और जियो फाइनेंशियल, ये 2 शेयर उनकी जगह लेंगे। आपसे जरा व्यू जानना चाहेंगे प्रशांत जी, जोमैटो के शेयर पर थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश तो जरूर है लोअर लेवल से। हमने देखा था कि 215-20 के रेंज में चला गया था फिसल के, थोड़ा सा ऊपर आया है, लेकिन क्या आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है शेयर को लेकर? जी पिछले हफ्ते एक मैं पुल बैक यहाँ देख रहा था रेजिस्टेंस की तरफ, जिसका टारगेट हो चुका है और 200 दिनों के एवरेज तक वो पहुंच गया है। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें बहुत वीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बाय रेकमेंड करूंगा। बाय आप तभी कर सकते हो या आप एक स्ट्रॉन्गर पुल बैक तब एक्सपेक्ट कर सकते हो जब ये स्टॉक 240 242 इस जोन के ऊपर क्लोज हो। अभी जो 200 दिनों के एवरेज तक का पुल बैक था तो हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर किसी के पास पोजीशन हो तो आप 225-26 से ट्रेल कीजिए। फ्रेश लॉन्ग या शॉर्ट इस लेवल पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, फ्रेश लॉन्ग या फ्रेश शॉर्ट की रिकमेंडेशन जोमैटो को लेकर नहीं है। फेडरल बैंक का शेयर भी फोकस में रहेगा क्योंकि आपको याद होगा, देखिए इनके एमडी एंड सीईओ हैं केवीएस मणियन। इन्होंने
जब ज्वाइन किया था या फिर ज्वाइन करने की जब खबरें आई थी तो शेयर में हमने उत्साह देखा था। अपनी स्ट्रेटजी उन्होंने अनवील की है और वो अपनी बेंचमार्किंग जो कर रहे हैं वो टॉप 3 के बैंक से कर रहे हैं तमाम पैरामीटर्स पर, और टारगेट भी उनका यही है कि यहाँ से बैंक को और ग्रोथ के ट्रेजेक्ट्री पर ले जाया जाए। गौरांग भाई, फेडरल बैंक कैसा लगता है आपको? हालांकि अंडर परफॉर्म ही किया है शेयर ने हाल फिलहाल, क्या आपको यकीन है? मरियन साहब की काबिलियत पर तो यकीन सभी किसी को होगा, लेकिन शेयर के प्राइस को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, फेडरल बैंक पर पहले तो हमारी खरीदारी की राय थी अभी, ये डिस्क्लोजर है हमारी तरफ से, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आ चुके हैं और हमने मुनाफा वसूली या फिर कम करने की राय दी है, धीरे धीरे करके मुनाफा वसूली, रिड्यूस जिसे हम कहते हैं। तो अगर मुनाफे में आप, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मुनाफा समेटना चाहिए। इसी स्तर के आसपास अगर कोई दूसरी निजी क्षेत्र की छोटी मझोली बैंक का चयन अगर मुझे करना हो तो मेरे ख्याल से सिटी यूनियन बैंक, इसके परिणामों में भी मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके सुधार हुआ है। तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। फेडरल बैंक में हमने मुनाफा वसूली की राय दी है। ये फेडरल बैंक में प्रॉफिट बुक करने की राय, लेकिन इसके ठीक सामने सिटी यूनियन बैंक पर भी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह की खबरें और न्यूज़ फ्लोज आए हैं, इसके चलते सिटी यूनियन बैंक के चार्ट्स जो हैं वो परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। और लॉन्ग टर्म प्ले वैसे फंडामेंटल के तौर पर गौरांग जी की तरफ से फेडरल बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर ये राय, फेडरल बैंक से एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में और सिटी यूनियन बैंक पर एक बार नज़र दौड़ाने की राय इस वक्त मिलती हुई। लेकिन बाजार खुलने के साथ साथ कौन सी चीज़ों पर फोकस रहेगा? सेंटिमेंट्स इंडेक्स वाइज फिलहाल हम देख रहे हैं विदेशी बाजार से कमजोरी के साइंस हैं। भारतीय बाजार के लिए भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे वो मानो नीचे उतरते हुए, टूटते हुए नजर आ रहे हैं। 22,800 से 22,700 की बात और 22,700 से 22,500 तक का जिक्र भी हो रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर ये लेवल्स आ रहे हैं, जिसके चलते कंसर्न्स जरूर डेवलप होंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बात अगर देखें, फुटसी के जो चेंजेस हैं जिसका भी जिक्र हमने किया, निफ्टी के जो चेंजेस है, ऑफकोर्स ये बदलाव जो है निफ्टी के 28 मार्च से यानी कि अप्रैल सीरीज की शुरुआत से जारी होते हुए या लागू होते हुए इफेक्टिव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन बावजूद इसके आज की खबर के चलते, इन चेंजेस के चलते BPCL, ब्रिटानिया, जोमेटो, जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनियों पर फोकस होना चाहिए। महिंद्रा पर भी फोकस रखे। बुलिश रिपोर्ट आई है ब्रोकरेज की जेफरीज की तरफ से और टारगेट्स भी इन्होंने यहाँ पर काफ़ी बढ़ाकर 4,075 के दिए हैं निवेश के लिए। ये अन्य जो पेयर्स हैं इनके मुकाबले अच्छा साबित होता हुआ दिख सकता है, तो इस रिपोर्ट के चलते इस पर भी नजर रहेगी। और कुछ तमाम और न्यूज़ फ्लोज भी हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले शरद भी हमारे साथ बात करके गए हैं, जिसमें ब्रिगेड इंटरप्राइजेस हैं। रियल एस्टेट पैक की अगर बात करें, शुक्रवार के सेशन में प्रशांत, गुड मॉर्निंग। वैसे तो हर सेक्टर में कमजोरी का रुझान था, मेटल्स ही कुछ मूवमेंट दिखा रहे थे, कुछ पॉजिटिव स्टांस दिखा रहे थे, लेकिन इसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में बिकवाली थी। हालांकि खबरों की माने तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के लिए खबर आई है, केरल में अगले 5 सालों में 1,500 करोड़ के निवेश की तैयारी है कंपनी की और 12,000 लोगों को संभावित रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट इस निवेश से मिलता हुआ भी दिखेगा। रियल एस्टेट सेक्टर को ऑल इन ऑल, चाहे फिर वो मेजर प्लेयर्स हो या फिर वन ऑफ द स्मॉलर प्लेयर्स रियल एस्टेट के, कैसे देख रहे हैं आप? जी, गुड मॉर्निंग मानसी। तो यहाँ पे अगर हम इस सेक्टर को देखते हुए एक बार DLF को देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नजर आ रहा था। उसके बाद जो पुल बैक आया वहां पे भी रेजिस्टेंस आया है जो कि करीबन 700-690 का लेवल है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर और वीक हो सकता है और जो स्विंग लोज बने हुए थे करीबन 650 तक, वो एक बार रिविजिट हो सकते हैं। वहां से किस तरह का प्राइस एक्शन होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। फिलहाल मेरी सलाह होगी कि अगर किसी के पास पोजीशन है तो आप बहुत क्लोज 680-675 इस जोन को एक स्टॉप लॉस की तरह यूज कीजिए। अगर इसके नीचे क्लोज हो तो मेरी सलाह होगी कि एग्जिट करना बेहतर होगा, उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं। बट फिलहाल स्ट्रक्चर काफी वीक नजर आ रहा है। एक स्ट्रक्चर है रियल एस्टेट, कह सकते हैं ना लॉन्ग टर्म प्ले, अप साइकिल की बात अभी भी चलती है, लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की अगर बात करें रियल एस्टेट में भी हम देख रहे हैं कि ग्रोथ मोमेंटम फिलहाल बाजार की कमजोरी के साथ साथ ही कम नजर आता है। लेकिन फुटसी के बदलाव की जो हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें फुटसी इंडेक्स में 21 मार्च से बदलाव होने जा रहे हैं और इसमें ऑन दी फेस ऑफ इट कई सारे नाम जो कि हमने आपके सामने रखे, जैसे बजाज हाउसिंग, इंडसइंड बैंक, इनकी एंट्री होने जा रही है। लेकिन इतने से ही बात खत्म
बात नहीं होती है। ढेर सारे चेंजेस फुटसी के इस रीजिग में होने जा रहे हैं और कौन से वो बदलाव और कहां पर इसका असर पड़ता हुआ दिख सकता है, इसकी सारी की सारी डिटेल्स शरद के पास है। आइए उनसे जानते हैं और फिर विस्तार से इस पर बातचीत करते हैं। शरद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, अगर फिटसी की चेंजेस की बात करें तो जो 21 मार्च की क्लोजिंग है जो फ्राइडे को, वहाँ से जो ये चेंजेस इफेक्टिव होने वाली है। और अगर ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स सीरीज़ की बात करें तो की एडिशंस जो लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं इनके नाम इंक्लूड करते हैं आपके बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, जो लार्ज कैप कैटेगरीज में आते हैं। टोटली जो है 36 स्टॉक्स एडेड हुए हैं आपके स्मॉल कैप कैटेगरी में, 63 स्टॉक्स माइक्रो कैप में, और बहुत सारी सेवरल शिफ्टिंग्स भी देखने मिली है आपके मिड टू स्मॉल में, स्मॉल टू मिड और मिड टू लेज में। अगर आप बात करें वर्ल्ड इंडेक्सेस में, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है ट्रैक करने के लिए, यहाँ पे अजंता फार्मा, अबार इंडस्ट्रीज, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, BSE, CDSL और ऑफ कोर्स फैक्ट, फर्टिलाइजर हेल्थ, केन्सटेक, नाल्को जैसे स्टॉक्स में जो है इनकी इंक्लूजन देखने मिली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है जिसको आपको ट्रैक करना होगा। एक्सक्लूजन्स की बात करें तो FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है, राजेश एक्सपोर्ट्स है, और FTSE ऑल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है 40 स्टॉक्स टोटल इंक्लूजन देखने मिले हैं, जो इंक्लूड करते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, रेमंड लाइफस्टाइल। एक्सक्लूजन्स में भी हैं नाम जैसे कि ब्राइटकॉम ग्रुप और नेक्सस। और FTSE टोटल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग 92 इंक्लूजन्स आया है और 32 एक्सक्लूजन्स देखने मिले हैं। इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स, जिसमें फुटसी इंडेक्स में लार्ज कैप्स की अगर बात करें, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इंडसइंड बैंक तो है ही, लेकिन फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में जो एंट्री हो रही है इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम शुमार हैं, जैसे अजंता फार्मा, अबार इंडस्ट्रीज, ब्लू स्टार, BSE, CDSL, फैक्ट। क्लियरली फर्टिलाइजर प्लेयर्स भी है, एक्सचेंज एंसिलरीज भी है, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेसेस भी हैं जो कि इस बदलाव में शामिल होने वाले हैं। 21 मार्च से बदलाव लागू होंगे लेकिन इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के मिनट्स मिले हैं और मिनट्स से पॉजिटिव संकेत भी आए हैं। ब्याज दरों में आगे और कटौती की उम्मीद है, लेकिन ग्रोथ को लेकर चिंताएं अब भी बरकरार है। महंगाई में कमी से आधे % तक की कटौती की संभावना है। सर, वैसे तो ट्रंप टैरिफ और टैंट्रम का सिलसिला जारी है, लेकिन भारतीय बाजार के लिए RBI MPC के जो मिनट्स हैं उससे क्या टेक अवेज ले रहे हैं आप? धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो श्रीमान राष्ट्रपति 47वें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने तरफ से जो तांडव उनको करना है टैरिफ को लेकर के, वो तो करते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने एक घोषणाएं जब प्रचार हो रहा था तभी किया था, राष्ट्रपति के चुनाव के पहले। अब धीरे धीरे करके उन्होंने जो बोली थी बातें उन पर वो अमल करते हुए नजर आए। अप्रैल का महीना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अप्रैल के महीने में मेरे ख्याल से और स्पष्टीकरण आएगा उनके तरफ से। फिर फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोज, केमिकल्स, लंबर यानी कि प्लाई से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां, उस पर अगर लागू होता है तो। लेकिन मानसी, ये पहली बार नहीं है कि हमारे भारत को इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। हमने तो UN के तरफ से भी बड़े बड़े प्रतिबंध हमारे देश के ऊपर लगते हुए देखे और हमने उस परिस्थिति में भी काफी सहनशीलता से काम लिया और काफी धैर्य हमने बताया, और उसका परिणाम यह है कि आज हम जहां पर है वहां पर है। तो मैं टैरिफ्स को लेकर के, ट्रम्प साहब की टिप्पणी, उनके तांडव को लेकर के ज्यादा चिंतित नहीं होगा। चिंता मुझे होगी अगर स्थानीय मार्केट में संकेत खराब होते तो। और ये पूरे परिस्थिति में जब से हमने ये बिकवाली हावी होती हुई दिखी है, मेरे ख्याल इस साल की तो बात छोड़ दीजिए, पिछले साल भी स्थानीय मार्केट में से ऐसे कोई संकेत या समाचार नहीं है जिसको लेकर के बाजार में इस प्रकार की परिस्थिति है। जो भी परिस्थितियां हैं वो हमने आयात की है, इंपोर्ट करी है। फिर चाहे वो रुपया कमजोर हो डॉलर के सामने, विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली हो, या फिर श्रीमान राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर के जो तांडव वो हो। तो और एक स्तर जो शुक्रवार को टूटा है, हमने बहुत ही 5 अंक नीचे जाकर के बंद दिया है, 22,800 के नीचे आज मेरे ख्याल से। और ये हफ्ता मानसी छोटा हफ्ता है, बुधवार को पार्व है, महाशिवरात्रि का छुट्टी है, और उसके एक दिन बाद गुरुवार को महीने की FNO एक्सपायरी। तो ये हफ्ता थोड़ा पेचीदा रह सकता है, उठापटक वाला रह सकता है, जिससे शायद जो स्तर हमने जी संभाल रखे थे 22,800 के, उसके नीचे जाके बंद भी दे सकते हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं। लेकिन ये पूरे
ट्रम्प को लेकर के और टेस्ला को लेकर के भी मैंने अभी अभी मेरा वक्तव्य आपके सामने रखा है। मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हमने 2.5-3 साल हायर डबल डिजिट रिटर्न निकाले हैं सेंसेक्स निफ्टी में। उसके सामने मेरे ख्याल से अगर आपको 6-8 महीने या 10 महीने भी थोड़ा बहुत बाजार में दायरेबंद कारोबार बिकवाली हावी हो तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप इस प्रकार के माहौल में आपके पोर्टफोलियो में कमजोर शेयर है तो उसको निकाल करके जो बुनियादी तर्क के आधार पर मजबूत शेयर है उसमें परिवर्तन करें और निवेश करें। और प्री ओपन के रेट्स आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा ज्यादा ओवर रिएक्शन नजर आता हुआ, करीब 305 अंकों की गिरावट के साथ 22,500 के भी नीचे निफ्टी फिसल चुका है। प्री ओपन रेट्स आपके स्क्रीन पर, कई सारे स्टॉक्स, निफ्टी के केवल 2 स्टॉक्स हरे निशान में, लेकिन श्रीराम फाइनेंस, नेस्ले, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड जैसे सभी स्टॉक्स में 3 से 4.5% की गिरावट दिखी है। लेकिन शुगर सेक्टर पर नजर डालते हैं। बलरामपुर चीनी, याद रखें बाजार में गिरावट थी लेकिन इस स्टॉक में पिछले हफ्ते अच्छी खासी तेजी दिखी। स्टॉक 12% की तेजी के साथ पिछले हफ्ते बंद होता हुआ नजर आया। शुगर सेक्टर में काफी कुछ होता हुआ दिखा है पिछले कुछ दिनों में, एथेनॉल प्राइसेस को लेकर, शुगर एक्सपोर्ट्स को लेकर। गौरांग सर, इन्होंने अपने कैपेक्स प्लान्स अनाउंस किए थे, अगर आप इस कंपनी को क्लोजली ट्रैक करते हैं तो, जिसके चलते नतीजों के बाद भारी बिकवाली यहां पर दिखी थी। बलरामपुर चीनी और शुगर सेक्टर पर ओवरऑल क्या राय होगी आपकी? देखिए, क्षेत्र पर मैं टिप्पणी करूंगा क्योंकि हाल फिलहाल तो कवरेज नहीं, एक समय पर काफी समय पहले बलरामपुर चीनी पर खरीदारी की राय थी। हमारे लक्ष्यांक आ गए, फिर वो कवरेज को हमने हटा दिए, तो मुझे स्तर पर कोई कवरेज नहीं है। लेकिन हाँ, जो पहले बातें हुआ करती थी गन्ना चीनी के दाम के अंतर जो था वो अब जो केंद्र बिंदु है वो अब हट चुका है एथेनॉल के तरफ। एथेनॉल की ब्लेंडिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के तरफ से और ऊपर के मात्रा में होने की संभावना, दूसरी तरफ निरंतर साल दर साल प्रति लीटर एथेनॉल के दाम बढ़ रहे हैं। और जो पहले कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे एथेनॉल बनाने के जो मोलासेस है उसको लेकर के, वहां पर भी कुछ तरीके की रियायत दी गई है, कुछ नरमास और नीतियों में बदलाव किया गया है। लेकिन दिक्कत फिर से ये की है कि इस क्षेत्र को लेकर के सरकार की तरफ से जो नीतियां बनती है या फिर कभी कभार प्रतिबंध लगते हैं, उससे मेरे ख्याल से ज्यादा हलचल आती है। क्षेत्र ऐसे तो आकर्षक लगता है एथेनॉल की कहानी को लेकर के, लेकिन विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। नजरिया बलरामपुर चीनी पर पिछले हफ्ते 12% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया था। लेकिन एसबीआई पर इनक्रेड की रिपोर्ट है, उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, होल्ड की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस जो पहले 1100 रुपए प्रति शेयर था वो अब घटाकर 795 रुपीज प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। और याद रखें स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है, पिछले एक साल में करीब 5% की गिरावट यहां पर दिखी है। एसबीआई यानी पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इस डिबेट पर आपकी क्या राय होगी गौरांग सर? और अगर इन लेवल्स पर किसी को फ्रेश पोजीशन बैंकिंग सेक्टर में लेने हैं तो कहां पर आपका व्यू ज्यादा पॉजिटिव होगा? देखिए, हमारी तो खरीदारी की राय दोनों तरफ है और मैं एक राय बिल्कुल दूंगा कि आपको अपना पलड़ा जो है किसी एक तरफ ज्यादा झुकाना नहीं चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। हमारी खरीदारी की राय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक, ये सभी कंपनियां जो है सरकारी बैंक, ये हमारी खरीदारी की सूची में है। निजी क्षेत्र की बैंक भी हमारी खरीदारी की सूची में है, HDFC, एक्सिस, ICICI, कोटक, इंडसइंड। अभी हमने एक छोटी मझोली कंपनी का नाम लिया, सिटी यूनियन बैंक। तो और हमें लग रहा है कि सुधार दोनों में हो रहा है। हाँ, एक समय था जहां पर निजी क्षेत्र की बैंक्स जो है वो बहुत ही शानदार परिवर्तन और योगदान लेके आ रही थी आंकड़ों के आधार पर, लेकिन वो जो फासला या अंतर जो था वो अब धीरे धीरे करके कम हो गया है क्योंकि सरकारी बैंकों ने भी मेरे ख्याल से जो ग्रॉस और नेट एनपीए के स्तर हुआ करते थे वहां पर काफी कुछ लगाम खींची है। बहुत बड़ी मात्रा में प्रोविजनिंग हो रहे थे, वहां पर भी राइट बैक्स हो रहे हैं, ग्रॉस नेट एनपीए का आंकड़ा नीचे आ रहा है, कासा रेशियो को लेकर के, डिपॉजिट एडवांसेस लेकर के परिस्थितियां हैं। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप वित्तीय क्षेत्र में एक
निवेश का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बराबर का हिस्सा सरकारी बैंक और निजी क्षेत्र बैंक्स को दें। बराबर का हिस्सा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर रखे, ये नजरिया बैंकिंग सेक्टर को लेकर। और आज कुछ रिपोर्ट्स आई है जिसके चलते एसबीआई जैसे स्टॉक्स पर नजर रहेगी। लेकिन शरद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं 9 के नवरत्न की पूरी सूची लेकर। शरद बताएं कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। ये बिल्कुल आशीषा, सबसे पहले निफ्टी के इंक्लूजन और एक्सक्लूजन पे फोकस करेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो यहाँ पे इंक्लूड होने वाले इंडेक्स में, और ये जो डेट है याद रखिए मार्च 28 को रहेगा। एक्सक्लूजन्स में बीपीसीएल और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आएंगे, तो इन पे नज़र रखिएगा। जाइडस लाइफ की बात करें तो फाइनल अप्रूवल आया यूएसएफडीए द्वारा। 2 सेगमेंट है, एक है आइबुप्रोफेन और फैमोटाइनाइन, टाइप से कह सकते हैं पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिलेगा। पीआई इंडस्ट्रीज पे भी नज़र रखिएगा। सी कैम के साथ एक इम्पॉर्टेंट करार हुआ है जहां पे इनोवेशन होगी बायो कंट्रोल टेक्नोलॉजीज में, एनालिस्ट ने भी थम्स अप दिया है। वही ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात करें तो 1500 करोड़ रुपए केरला में इन्वेस्ट करने वाले हैं। लगभग 5 साल का ये हॉरिजन रहने वाला है। इजी ट्रिप प्लानर्स के लिए नेगेटिव डेवलपमेंट आया है। प्रमोटर निशांत पित्ती ने जो है लगभग 10 लाख शेयर्स की जो है प्लेज क्रिएट की है। ऑलमोस्ट ये जो आता है वो ऑलमोस्ट 2.82% आता है। फेडरल बैंक की बात करें तो इन्होंने अपने एनालिस्ट डे में जो है एक अपना नया स्ट्रैटेजी भी लॉन्च किया है। नए सीईओ केवीएस मान्यन ने नई रणनीति पेश की है। वही इंटरग्लोब एविएशन पे नजर आएगा। सिटी की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया है 100 रुपये से 5200 का कर दिया है, और 90 दिन का पॉजिटिव डे कैटलिस्ट वॉच किया है। एसबीआई की बात करें तो इनग्रेड की जो एक बड़ी डाउनग्रेड आई है, होल्ड पे कर दिया। पहले ऐड था, टारगेट प्राइस पहले 1100 रुपये का था, अब उसको घटा के 795 कर दिया गया, और एक्सपेक्ट करेगी जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो मॉडरेट हो सकता है आने वाले सालों में। और आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज एमएनएम पे नज़र रहेगी। जेफरीज की मेंटेन बाय है, टारगेट प्राइस 4075 का है, और यहाँ पे जो रिसेंट करेक्शन देखने मिल रही है वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल रहा है, ये जेफरीज का मानना है। 9 शेयर आज आपके फोकस लिस्ट में रहने चाहिए। और एमएनएम हम देख रहे हैं कि 3200 के भाव से गिर के 2700 के भी नीचे आ गया है। प्राइस के हिसाब से आकर्षक भी लग रहा होगा, उसके बाद ब्रोकरेज के थोड़ा सा बुलिश टोन निकल के आ रहा है। वैसे भी आनंद महिंद्रा ने कहा था कि देखिए लिबरलाइजेशन की शुरुआत से 1991 के बाद से तमाम कंपनीज भारत में आई हैं, लेकिन भारतीय कंपनीज ने भी फरिश किया है, और उसमें आनंद महिंद्रा ने भी सारी चुनौतियों का डटकर सामना किया है। तो वो बिल्कुल सही वाजिब बात भी है। टेस्ला आएगी, जब आएगी देखा जाएगा, अभी तो ऐसी कोई तनाव है नहीं। लेकिन गौरांग सर, ये जो कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर्स, इसको लेकर जरा आपसे व्यू चाहिए कि देखिए प्रोमोटर लगातार इसमें से स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं। मतलब मुझे ना कंपनी का विज़न जो है और जो स्ट्रक्चर है वो समझ में नहीं आता है। प्रोमोटर ने लगातार अपना स्टेक रिड्यूस किया है। प्रशांत पिट्टी, निशांत पिट्टी, रिकांत पिट्टी, ये पिट्टी ब्रदर्स जो हैं, और रिटेल इस पर लगातार बुलिश होता गया है। आईपीओ के टाइम पे 50,000 रिटेल निवेशक थे जो कि बढ़कर 10 लाख के आसपास हो गए हैं। क्या आपकी राय होगी इस पर? 12 रुपये का भाव है अभी। पिछले साल में आखिर में नवंबर दिसंबर के आसपास इन्होंने स्टॉक स्प्लिट भी किया था। रिटेल को उम्मीद है कि बोनस वोनस फिर से आ जाए। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मेरे ख्याल से ये सर्कस जो है करना बंद करना चाहिए इनको। स्प्लिट देना, बोनस देना, आप अपने कंपनी के ऊपर, कामकाज के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। ये मेरे ख्याल से ज्यादा अनिवार्य होगा। निवेशकों को लुभाने के लिए और भी बेहतरीन तरीके होते हैं। कामकाज बढ़िया करेंगे तो मेरे ख्याल से निवेशक अपने आप आपकी कंपनी की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो जहां पर रिटेल निवेशकों की संख्या बढ़ी है, तो दाम में भी अगर आप देखें पिछले कुछ समय में तो निरंतर गिरावट का रुझान रहा है। 12 रुपया 18 पैसे का भाव है। ऐसी कंपनियों को हमारा तो समय व्यर्थ नहीं करते हैं, और हम नम्र विनती करेंगे निवेशकों को भी कि दाम देख करके निवेश मत कीजिए, काम देख करके निवेश कीजिए। जरूरी नहीं है कि 12 रुपए का शेयर हुआ है तो ये आपको 20 रुपया दे करके जाएगा। 12 वाला 6 भी हो सकता है, और इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं शेयर बाजार में पहले भी हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत, इस प्रकार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत ही तीव्र रूप से बढ़ रही है, और मन लुभावन डिस्काउंट्स को लेकर के भी उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जाता है। तो मैं तो यही फिर से कहूंगा कि बेहतर कंपनियां हैं,
अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदिए, भले कम मात्रा में खरीदिए लेकिन अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदिए आप। बहुत ही आपने पते की बात की गौरांग सर। दाम मत देखिए, काम देखिए। हमने और आपने, गौरांग सर याद होगा आपने, हमने यूनिटेक को देखा हुआ है 1600 रुपए का। आज क्या हश्र है वो सबके सामने है। चर्चा तक नहीं होती है यूनिटेक की, तमाम अलग अलग चीज़ें होती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज भी आए थे। अच्छा, निफ्टी के लेवल सेटल हो गए हैं प्री ओपन के, और जो शुरुआत होगी, जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था वो उससे भी कहीं ज़्यादा ख़राब। 186 अंक नीचे निफ्टी की शुरुआत होगी 22,600 पर। 22,800 के सपोर्ट, 900 के सपोर्ट, ये लग रहा है कि नहीं पुरानी बात होगी। आज एक नई शुरुआत के लिए, नए लेवल के लिए तैयार रहिए, और वो आपको निफ्टी पर दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 350 अंकों की गिरावट पर शुरुआत आज होते हुए आपको दिखेगी। फिलहाल निफ्टी में जो प्री ओपन में है ना, कोई भी शेयर ऐसा दिख नहीं रहा कि नहीं अच्छी शुरुआत करेगा। लेकिन चलिए, अच्छा एक शेयर व्यू चाहिए आपसे गौरांग सर, वो है KEI इंडस्ट्रीज का। वायर एंड केबल वाली कंपनीज हैं। पिछले 3 सत्र से हमने तेजी देखी है। हालांकि लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम स्पेस की बात करें, पॉलीकैब, हैवेल्स, RR काबिल, इनके मुकाबले बहुत ही खराब रिटर्न कमा कर दिए हैं, नेगेटिव ही रहा है। इस तेजी को लेकर उत्साहित होना है या फिर सोच समझ के, संभल के? मेरे ख्याल से हमने हमारे चैनल पर इसकी राय दी थी, अगर मेरी याददाश्त सही है तो, कुछ समय पहले। और लक्ष्यांक को लेकर के मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत परिवर्तन हमने किया है। नतीजे जो आए थे, हाँ ठीक है, 1-2 जगह पर थोड़ी बहुत निराशा थी, लेकिन 4100 के पार के लक्ष्यांक है KEI इंडस्ट्रीज में लंबी अवधि के लिए। और देखिए, ये एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर कुछ कारणों को लेकर के एक आध तिमाही में कुछ निराशा आ सकती है, आंकड़े अनुमान के बिल्कुल विपरीत आ सकते हैं, निराशा हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप फिर ये भी देखिए कि आने वाले भविष्य में कितने मौके हैं कंपनी के पास। तो हमें तो बिल्कुल लग रहा है, और जैसे मैंने कहा 4100 के पार के लक्ष्यांक के KEI इंडस्ट्रीज पर। Thanks for that take once again, गौरांग सर। लेकिन देखिए, नए हफ्ते की शुरुआत, ट्रंकेटेड वीक की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सेशन अब बस 1.5 मिनट में खुल जाएगा। भारतीय बाजार खुलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उत्साह कम है इस वक्त। अगर आप देखें, कमजोरी के साथ ही शुरुआत के संकेत है। इस बीच रुपए की ओपनिंग पर भी ध्यान रखिएगा। 15 पैसे मजबूती के साथ रुपया खुला है। 86 रुपये 71 पैसे के मुकाबले 86 रुपये और 56 पैसे पर इस वक्त करेंसी की ओपनिंग। प्री ओपन में निफ्टी 200 अंक नीचे ऑलमोस्ट। बैंक निफ्टी में भी लाल निशान के साथ ही शुरुआत के संकेत। सेंसेक्स में 400 अंकों की गिरावट के साथ बाजार खुलने के संकेत हैं। तो क्लियरली कमजोर शुरुआत, और इस कमजोर शुरुआत में आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर मिल जाएंगे, लेकिन लगातार एक्सपर्ट्स की जो राय है इस पर जरूर गौर कीजिएगा, और क्लियरली एहतियात बरतते हुए, कॉशियस स्टांस अपनाते हुए बाजार की शुरुआत को पहले देख लीजिए, किस तरह से लेवल सेटल होते हैं उसको समझ लीजिए। उसके ठीक बाद लगातार हमारे एक्सपर्ट्स को हम जोड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। फंडामेंटली भी गौरांग सर हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार बाजार पर उनका नजरिया, उनका आउटलुक शेयर कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी वॉलेटाइल हैं, और कोई भी पोजीशन लेने से ठीक पहले आपको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। निफ्टी में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, इसके चलते आप जियो फाइनेंशियल, जोमैटो बाजार खुलने के साथ साथ एक इंपैक्ट आता हुआ देख पाएंगे। वहीं BPCL और ब्रिटानिया, क्योंकि ये निफ्टी से बाहर होने जा रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट जिस पर नजर रखनी चाहिए बाजार खुलने के साथ साथ। इसके अलावा फुटसी के जो बदलाव है, जिस पर विस्तार से हमने बातचीत भी करी, इसके चलते कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रखनी होगी। कुछ तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। एविएशन स्पेस पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट है। ऑटो बिक्री के आंकड़ों से ठीक पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर फोकस में रहेगा, जिस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट M&M पर बुलिश जेफरीज की आई है। तो M&M के स्टॉक प्राइस पर भी एक नजर रखनी होगी, वहां पर किस तरह के इंपैक्ट बनते हुए देखने को मिलते हैं, इस पर खास तौर से नजर रहेगी। ऑटो बैक, मेटल सेक्टर, रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट में भी चुनिंदा प्लेयर्स हैं जहां पर लगातार खबरें आ रही हैं। लेकिन लेवल्स की अगर बात करें, 22,700 के भी नीचे, 22,600 के लेवल्स के इर्द गिर्द इस वक्त निफ्टी के खुलने की पूरी तैयारी होती हुई, और कमजोरी का रुझान जो है बरकरार। लगातार कई सारे सेशंस के बाद, कई सारे हफ्तों के बाद एक और हफ्ते की शुरुआत जहां पर बाजार कमजोर शुरुआत दिखा रहे हैं। ओपनिंग बेल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बाजार की शुरुआत, और क्लियरली कमजोरी के साइंस। करीब 500 550 अंकों की बिकवाली आप सेंसेक्स में देख पाएंगे। निफ्टी 22,646 टू बी प्रिसाइज, यानी कि 22,700 के भी नीचे इस वक्त खुलता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी की पूरी तस्वीर साफ कर रहा है। डिक्लाइंस का पलड़ा भारी, बाजार का टेक्सचर वीक।
बैंक निफ्टी की तरफ से अगर आप देखेंगे कमजोरी के साइंस इस वक्त ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप में 600 अंकों की बिकवाली, सेंसेक्स भी गिरावट झेलते हुए, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट के साथ ही शुरुआत होती हुई। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल की अगर बात करेंगे, लगातार हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली का दौर देखने को मिला है और इसी तरह की तस्वीर आज के सत्र में भी सेक्टर स्पेसिफिक एक भी सेक्टर नहीं छूटा जहां पर हरे निशान के साथ या कोई भी सपोर्ट सिस्टम बिल्टअप होता हुआ दिखे। ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा गिरावट झेलते हुए इस वक्त निफ्टी फार्मा इंडेक्स देखे, निफ्टी मेटल इंडेक्स देखे, हर तरफ बिकवाली का दबाव इस वक्त हावी होता हुआ। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हो, चाहे डिफेंसिव्स हो या फिर आईटी सेक्टर हो, बाजार को फिलहाल संभाल नहीं पा रहे हैं। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए क्योंकि लगातार इंडिया विक्स का भी कंफर्ट लेवल के बाहर होना भारतीय बाजार के लिए कंसर्न, एक चैलेंज के तौर पर निकल कर आ रहा है। मेटल्स, मिड सिलेक्ट और साथ ही एनर्जी बास्केट पर भी नजर होनी चाहिए क्योंकि वहां पर भी बिकवाली का दबाव करीब 7% की बढ़ोतरी के साथ इंडिया विक्स इस वक्त ट्रेड करता है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें इस वक्त मार्केट के हीट मैप को अगर आप देखेंगे, कुछ चुनिंदा प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा और डॉक्टर DRL, ये दो स्टॉक्स है जहां पर हम देख रहे हैं मजबूती के साइन। लेकिन क्या ही मजबूती कहें, पूरा का पूरा हीट मैप जो है लाल निशान के साथ बिकवाली ही दिखा रहा है, जहां पर सारे के सारे मेजर प्लेयर्स, चाहे फिर वो बजाज ट्विंस हो, सिप्ला जैसे स्टॉक्स हो, कंजम्पशन का खेमा हो, हर तरफ गिरावट हावी होती हुई। जहां जियो फाइनेंशियल और जोमेटो की हम बात कर रहे थे बाजार खुलने के साथ, वहां पर किस तरह के सेंटिमेंट्स देखने को मिले हैं इस पर भी नजर होनी चाहिए। लाल निशान के साथ वहां पर भी फिलहाल कामकाज आप देख पाएंगे। जो जोमेटो और जियो फाइनेंस में बिकवाली का दबाव, स्विगी के स्टॉक प्राइस पर भी एक नजर होनी चाहिए, 2% की गिरावट। फुटसी के बदलाव की खबरें आ रही है और इस बदलाव का भी इम्पैक्ट इस वक्त स्टॉक्स पर नहीं। M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा एकमात्र स्टॉक है जो कि ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट का इम्पैक्ट दिखा रहा है। सारे के सारे सेक्टर स्पेसिफिक हीट मैप आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। मिड कैप के प्लेयर्स और साथ ही निफ्टी के भी प्लेयर्स जहां पर इस वक्त सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं वो लगातार हम आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। मिड कैप का खेमा जहां 600 अंकों की गिरावट है। एकमात्र फेडरल बैंक जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हम बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर फंडामेंटल टेक में गौरांग सर से कर रहे थे, वो स्टॉक एक परफॉर्म करता हुआ इसके सामने मिड कैप में हर पॉकेट में बिकवाली का दबाव है। स्मॉल कैप में भी अगर आप देखेंगे बंधन बैंक एक स्टॉक जो कि परफॉर्म करने की कोशिश करते हुए वापस लाल निशान में तब्दील होता हुआ। स्मॉल कैप का खेमा गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर नजर रखे। मनापुरम फाइनेंस में हरे निशान के साथ कामकाज। रेलटेल 361, ये कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर और फुटसी के चेंजेस में 361 का जिक्र था तो ये स्टॉक में भी एक इम्पैक्ट आता हुआ। लेकिन इसके अलावा हर तरफ टेक्सचर जो है बिकवाली भरा। ये सारे हीट मैप्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अभिषेक से जानते हैं मार्केट की सेंटिमेंट्स किस तरह से वो देख रहे हैं और साथ ही एक्सपर्ट्स के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ ही रहे होंगे। तो कमजोर शुरुआत बाजार की, हालांकि जहां पर खुले उससे ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है, बस इतनी ही राहत आप कह सकते हैं। निफ्टी के जो लेवल्स हैं 150 अंक नीचे और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है करीब करीब 400 अंकों के आसपास की। पॉइंट प्रतिशत के लिहाज से थोड़ा सा ज्यादा डैमेज हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन बेहद खराब। इंडिया विक्स फिर से 15 के ऊपर थोड़ा सा टेंशन बढ़ाने वाला 5.5% का उछाल हम देख रहे हैं इंडिया विक्स में इस वक्त। और निफ्टी के 50 में से 43 शेयरों में इस वक्त हम कमजोरी देख रहे हैं। मौके आपके लिए बाजार में कहां पर है ओपनिंग ट्रेड में, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट रेडी हैं, प्रशांत सावंत है और इसके अलावा शिवांगी साड़ा है। गुरांग सर भी है, उनसे भी उनके कुछ पसंद के शेयर जानेंगे। लेकिन शिवांगी, शुरुआत आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग, शेयर कीजिए अपने ओपनिंग ट्रेड्स, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं? फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ तो दिक्कत है। फिर से शिवांगी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रशांत जी आप बताइए, कहां नजर गई है बाजार में आपकी? शुरुआत तो कमजोर हुई है। तो अभिषेक जी, हालांकि मैंने बैन लिस्ट चेक नहीं करी बट मुझे लग रहा है कि एस्कॉर्ट्स में वीकनेस नजर आ रहा है, तो यहाँ मैं बिग कॉल रेकमेंड करूंगा। और जो स्टॉप लॉस है, आज का जो डे आई बना हुआ है करीबन 3070, तो 3085 पे स्टॉप लॉस रख के सेल करने की सलाह होगी और टारगेट होना चाहिए कम से कम यहाँ से 2900 से लेके 2920। ठीक है, 2920 के टारगेट यहां से, और ये शेयर गिर सकता है। 1% की गिरावट पर शुरुआत हुई है। प्रशांत जी, आपने स्टॉप लॉस क्या बताया इसके लिए?
जी, यहाँ पे जब मैंने रेकमेंड किया तभी ऑलमोस्ट 3039-40 के जोन पे था, 3085, 3085। ठीक है, 3085 ये होगा इसके लिए स्टॉप लॉस। बैन लिस्ट की बात करें प्रशांत जी, स्कॉट्स नहीं है उसमें, चंबल है और मणप्पुरम तो खैर है ही। ये दो शेयर है एफएनओ की बैन लिस्ट में। तो स्कॉट्स पर सेल की रिकमेंडेशन 2920 के टारगेट के लिए। शिवांगी, अगर आप जुड़ गई हैं, आपको हमारी आवाज़ अगर पहुंच रही है तो आप बताएंगे कि आपके ओपनिंग ट्रेड्स कौन से होंगे आज के लिए। ठीक है, शिवांगी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप देखिए बाजार में जो चिंता है ना, अब वो साफ है। क्या 22,600 बचेगा? 22,500 पर निफ्टी का हमने आपको सपोर्ट लेवल बताया था, अब वो दायरे खुल गए हैं। 180 अंकों की गिरावट पर शुरुआत हुई है और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ थोड़ा सा टिल्ट है। फार्मा शेयरों की हमने गिरावट देखी है, थोड़ी थोड़ी बाइंग वहां पर हो रही है। डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, सिप्ला में हल्की सी तेजी है। और अगर हम गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो आईटी में पेन साफ दिख रहा है। विप्रो, एचसीएल टेक में 1% से ज्यादा की गिरावट आज है। एचडीएफसी बैंक ने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन एचडीएफसी बैंक में आज ये गिरावट बढ़ी है और निफ्टी बैंक दोनों पर प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ और बड़े शेयरों को अगर हम चेक करेंगे तो रिलायंस में भी 1% के आसपास से गिरावट थी। तो दो बड़े जो हैवी वेट्स हैं वहां पर आपको पेन दिखेगा, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक। और अगर हम एक और वेटेज के लिहाज से बड़े शेयर की अगर हम बात करें तो टीसीएस में भी 1% से ज्यादा की गिरावट पर शुरुआत हुई है। इन्फोसिस में भी हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी है। तो आईटी और रिलायंस, ये बैंकिंग, ये आज बाजार को परेशान करने का काम कर रहे हैं। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। आपके ओपनिंग ट्रेड से शुरू कर लेते हैं। बताइए कहां पर आपकी नजर गई है? कोई ट्रेड आपको तेजी का दिख रहा है या फिर रुझान आपका भी मंदी का ही है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अभिषेक जी। देखिए, जिस हिसाब से मार्केट में एक क्रैक हम देख रहे हैं जहां पे निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,800 को ब्रेक किया है, तो क्लियरली यहाँ पे गिरावट जो है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। और इस प्रकार के मार्केट में शॉर्ट साइड्स के आइडियाज ही रडार पर आ रहे हैं। जिस हिसाब से अगर हम रियलिटी पैक को अगर देखें ओवरऑल, वहां पे बड़ा क्रैक हम देख रहे हैं। प्रेस्टीज ये पर्टिकुलर स्टॉक है जिसने एक ब्रेकडाउन दिया है, स्ट्रक्चर अभी भी वीक नजर आ रहा है। 1140 तक की डाउन साइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 1195 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर काउंटर को शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टॉक जो शॉर्ट साइड में रडार पे आ रहा है वो है एमएफएसएल। एमएफएसएल का भी स्ट्रक्चर काफी वीक है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। यहाँ पर स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है। यहाँ पे निचले स्तर पर 1000 से लेके 980 तक की डाउन साइड यहाँ देखने को मिल सकती है। अगर थोड़ा सा पुल बैक 1030, 1035 की जोन में मिलता है तो इसे शॉर्ट करें। 1041 का स्टॉप लॉस होगा और शॉर्ट करने की सलाह होगी एमएफएसएल को। ठीक है, एमएफएसएल को भी, मैक्स फाइनेंशियल को भी शॉर्ट करने की सलाह है। 3% के आसपास की गिरावट इसमें हम देख रहे हैं। और ब्रिगेड को शॉर्ट किया है नीलेश जी ने, और ब्रिगेड में हम कमजोरी देख रहे हैं। हालांकि एक खबर आई थी कि केरला में कंपनी एक्सपेंड कर रही है, कुछ वहाँ पर 1500 करोड़ रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट से कुछ प्रोजेक्ट लाने वाली है। और मतलब अलग अलग एरियाज में पहुंच रही ब्रिगेड। पहले मुंबई की खबर आई थी, दिल्ली एनसीआर को भी लेकर प्लान्स हैं। तो यहाँ पर हम प्रेस्टीज माफ़ कीजिएगा, प्रेस्टीज को लेकर ये रिकमेंडेशन दी है नीलेश जी ने। 1140 रुपए के आसपास के टारगेट सुझाए हैं, 1190 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में। ये आपको शॉर्ट के ही रिकमेंडेशन मिल रहे हैं। एक और शेयर पर जरा व्यू चाहिए और वो है सीमेंस का। आप प्रशांत जी, आप जरा चेक करके बताइए सीमेंस कैसा लग रहा है और गिर सकता है शेयर ये? जी, तो यहाँ पे अभिषेक जी अगर हम देखें तो करंट जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 4800 के जस्ट नीचे ट्रेड कर रही है। मुझे लग रहा है कि ये काफी कंफर्टेबली 4700, 4650 तक जा सकती है। तो अगर शॉर्ट पोजीशन है तो होल्ड करनी चाहिए। फ्रेश शॉर्ट अगर डिप्लॉय करने तो मेरी सलाह होगी 4775 के नीचे, बिलो 4775 डिप्लॉय कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 4825, 1% रिस्क होगी। और वहां से मुझे लग रहा है कि हम कंफर्टेबली 4600, 4650 के जोन भी विजिट कर सकते हैं।
तो ये एक राय सीमेंस पर इस वक्त हम देख रहे हैं 2.5-3% की गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेंड जो है टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिल रहा है। यहाँ से और ज़्यादा गिरावट ही हासिल हो सकती है और इसीलिए डाउन साइड विजिबल है। 4,650 तक की ये राय इस वक्त मिलती हुई गिरावट है और गिरावट और ज़्यादा गहराएगी सीमेंस में। लेकिन स्टॉक्स जहाँ पर ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट्स आई उसके ठीक बाद एक इम्पैक्ट इस पर भी नज़र होनी चाहिए और साथ ही खबरों के दम पर जहाँ पर इस वक्त कोई मूवमेंट दिख रही है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक या इंडेक्स स्पेसिफिक में मेजर मूवमेंट्स नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे आईटी सेक्टर जैसा सेक्टर भी ऑलमोस्ट 1.5-2% की गिरावट के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ। पॉइंट वाइज गिरावट अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा हावी नजर आएगी। कंजम्पशन का खेमा भी इस वक्त कह सकते हैं कि कंसर्न्स और चैलेंजेस ही देख रहा है। इंटरग्लोब एविएशन पर एक रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट है सिटी की। इन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं 5,100 से 5,200 टारगेट्स यहां पर बढ़ाए हैं और 90 दिनों की अवधि के लिए तेजी का नजरिया इंटरग्लोब एविएशन पर। एयर ट्रैफिक डिमांड मजबूत, मार्केट शेयर से फायदा होने की संभावना जताई गई है। Q4 में पैसेंजर लोड ट्रैफिक फैक्टर की अगर बात करें इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। नीलेश, गुड मॉर्निंग। एविएशन स्पेस होटल सेक्टर पर कोई टेक अगर बनता है इंटरग्लोब एविएशन महज इस रिपोर्ट के दम पर और डिमांड बढ़ने की जो उम्मीद जताई है इस रिपोर्ट में, इसके दम पर आज कुछ मूवमेंट दिखा रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी जी। बिल्कुल देखिए, इंडिगो ये एक पर्टिकुलर काउंटर, इनफैक्ट अगर आप पिछले 6 दिनों से देखें तो मार्केट की वीकनेस के विपरीत यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से क्रूड ऑयल में लगातार हम एक कंसोलिडेशन और गिरावट देख रहे हैं तो उसका भी बेनिफिट एविएशन स्पेस में मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है इस पर्टिकुलर काउंटर का और यहाँ पर बाय एंड डिप की रणनीति बनाने की सलाह होगी और ऊपरी स्तर पर अगर 4600 के लेवल ब्रेक करता है तब ये बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। बट वो ब्रेकआउट 4600 के निकलने के बाद आएगा, उसके बाद 4800 और 4900 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे और करंट लेवल पर अगर थोड़ी सी डिप मिले तो लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 4420 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 4600 4700 तक की अपसाइड यहाँ इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकती है। इंटरग्लोब एविएशन पर एक टेक इस वक्त आपको मिलता हुआ 1 महीने, 7 महीने और पिछले 3 महीनों में किस तरह के लेवल्स यहाँ पर डेवलप हुए हैं ये आपके स्क्रीन पर भी हम बता रहे हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन को ही अगर आप देखेंगे स्टॉक में हमने देखा है मूवमेंट 7 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 5 से 6% तक की देखने को मिली है। सो बाजार की चाल के विपरीत स्टॉक में हम मूवमेंट ऑन अ पॉजिटिव साइड जरूर देख रहे हैं और एक ब्रोकरेज की पॉजिटिव रिपोर्ट का भी सपोर्ट इसे मिलता हुआ। गौरांग सर, रिलायंस पर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। वैसे तो स्टॉक में आज बाजार की कमजोरी के साथ ही डाउनसाइड विजिबल है, लेकिन गुवाहाटी में कैंपा कोला का नया प्लांट जिसका उद्घाटन हुआ है, असम के सीएम ने रिलायंस के इस नए प्लांट का उद्घाटन किया है और इससे अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की ढेर सारी डेवलप होती हुई भी नजर आएगी। एक डेवलपमेंट है और बिजनेस एक्सपेंशन के तर्ज पर एक डेवलपमेंट है जिसके चलते आपसे एक फंडामेंटल टेक जानना चाहेंगे। मानसी, हम जब स्कूल और कॉलेज में थे तब ये ब्रांड बाजार में उतरी थी कैंपा और काफी बड़ा मार्केट शेयर भी इसने हासिल किया था। लेकिन फिर महारथी कंपनियां कोको कोला जैसी आई और उन्होंने एक तीव्र गति से अपना मार्केट शेयर हासिल किया। फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये आइकॉनिक ब्रांड को लॉन्च करने की बात की थी या लॉन्च हो चुकी है जहां तक मेरी जानकारी है। भिन्न विभिन्न कारोबार में अब मौजूद है रिलायंस इंडस्ट्रीज। पहले सिर्फ टेक्सटाइल से जुड़े जाता था नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज का, लेकिन आज के तारीख में मेरे ख्याल से कम 6 अलग अलग कारोबार है जो योगदान दे रहे हैं बैलेंस शीट में। 1500 के पार के लक्ष्यांक है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर और ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए मानसी, जब सेंसेक्स निफ्टी दिग्गज सूचकांक में इस प्रकार की गिरावट आई है तो स्वाभाविक है जो हिस्सा है सेंसेक्स और निफ्टी का उन शेयर में भी आपको इसी प्रकार से या उससे ज्यादा गिरावट आती हुई दिख सकती है। Absolutely, I hear you there, and in fact डेवलपमेंट है ही ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले। अगर आप देखें तो एक ब्रांड जो कि काफ़ी जानी जा रही है, काफ़ी सालों साल से जानी जा रही है, उसे रीडेवलप करने की कोशिश और इसका इम्पैक्ट आज नहीं तो कल दिखेगा ज़रूर। लेकिन विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शादा अब हमारे साथ फ़ोन लाइन से कनेक्ट हो गई है। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी जगतोजहद हुई आपके साथ कनेक्ट होने में, लेकिन फाइनली आर हियर विद अस। बताइए, बाजार की शुरुआत में आपकी नज़र कौन से स्टॉक्स पर हैं? जी
बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। कनेक्ट होने में दिक्कत हो गई होगी, बट स्टॉक में जो है वो एक बेहतरीन पिक रहेगा मेरा। इंडिगो पर है मेरी नज़र। यहाँ पे हम जिस तरह से देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है और काफ़ी एक अच्छा एक्शन बिल्कुल यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहा है। लगातार हमने देखा है कि ये क्वार्टर जो है काफ़ी अच्छा रहता है ट्रैवल टूरिज्म पैक के लिए। एक अच्छे प्राइस सेटअप के साथ भी हम देख रहे हैं कि अच्छी तरह से ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। तो 4700 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें। 4440 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें हम कोई भी छोटे डिक्लाइंस में निवेश करने की तैयारी करें। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है इन लेवल्स पे। ठीक है, इंटरग्लोब एविएशन पर खरीदारी की राय 4700 के टारगेट के साथ आपको बाइंग करनी है। शिवांगी का ये व्यू। कुछ कुछ स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि अब बाइंग वाले उसमें आ रहे हैं, कंजम्पशन वाले खास तौर से स्टॉक्स आप देखेंगे नेस्ले में और आईटीसी में छोटी छोटी सी बाइंग है। मारुति सुजुकी में भी आज हम बाइंग देख रहे हैं क्योंकि फ्राइडे की पिटाई काफ़ी ज़्यादा सीवियर थी। ऑटो स्टॉक्स में हल्की हल्की सी बाइंग आ रही है। आयशर में भी आज हम थोड़ी सी तेज़ी देख रहे हैं। एमएनएम भी वापसी करता हुआ दिख रहा है। गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी, कमज़ोर सेंटिमेंट के बावजूद भी ये वापसी कम से कम इसी को हम कहेंगे कि ठीक है, थोड़ी तारीफ के काबिल है। शिवांगी, कोई ट्रेड लेना है, कॉन्ट्रा ट्रेड या फिर बाउंस बैक वाला ट्रेड ऑटो में? अब जी बिल्कुल, ऑटो में बात करें तो यहाँ पे वीकनेस जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर हुआ करता था एमएनएम का, वो अब सबसे वीकनेस में देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंटली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स अपना पोजीशन यहाँ पे मजबूत किए जा रहे हैं। मेरी राय नहीं रहेगी यहाँ पे कोई भी बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर या फिर बॉटम फिशिंग करने। अभी थोड़ा और वेट एंड वॉच करें ऑटो स्पेस को वापस स्ट्रेंथ में आने के लिए। अभी फोकस फिलहाल दूसरे सेक्टर्स और स्पेस में रहनी चाहिए। ठीक है, एमएनएम को अवॉइड करने की सलाह है। आईटी में हम देख रहे हैं कि पेन काफ़ी ज़्यादा आज है। एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी टेक, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट। आप एफएनओ की लिस्ट उठा के देख लीजिए, सारे के सारे स्टॉक्स आपको आज कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। प्रशांत जी, आईटी में कोई शॉर्ट का ट्रेड यहां से लिया जा सकता है आपके हिसाब से? तो अभिषेक जी, मेरे लिए बहुत क्लियर जो ट्रेड नजर आ रहा है एचसीएल टेक पे, और यहाँ पे बिकवाली करने की सलाह होगी। अगर हम आज का डे हाई देखें 1690, आइडियल स्टॉप लॉस यही होना चाहिए, बट कोई 1684 के आसपास भी रख सकता है, 80-82 के आसपास। यहाँ से मुझे लग रहा है ये ब्रेकडाउन कंटिन्यू करे तो फर्स्ट लेवल जो नजर आ रहा है वो 1600 का होगा, 1600। उसके नीचे हो सकता है 1580-75 के लेवल्स भी नजर आए। ठीक है, 1580 1575 तक की टारगेट भी एचसीएल टेक में आ सकते हैं। कंजम्पशन वाले शेयरों में थोड़ी सी बाइंग आई है और एक राहत की चीज़ यह है कि आईटीसी का जो शेयर है आज फिर से हम देख रहे हैं कि 400 रुपये के ऊपर लौट आया है, लेकिन 450 के भाव से लगातार ये गिरावट वाली जोन में था। गौरांग सर, किसी को अगर लंबा सोचना हो, अगर आईटीसी आपको लगता है कि सही प्राइस पॉइंट पर इस वक्त है शेयर? देखिए, प्राइस पॉइंट सही है गलत, ये तो मैं उतना भी विद्वान नहीं हूं कि मैं किसी प्रकार का ज्ञान बांट सकूं उसके ऊपर। लेकिन अगर आप कंपनी का कामकाज, ये जो करेक्शन आया है बाजार में, उसका लाभ उठाना है और अगर आपकी विचारधारा लंबी अवधि के लिए है तो 550 के आसपास के लक्ष्यांक है। और मैं एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा, बाजार में यहाँ से और भी दबाव क्या आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। छोटी मध्यम अवधि में अगर आप कारोबार करते हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। मुनाफे के आपके जो विकल्प है या फिर लक्ष्य है उनको भी सीमित दायरे में रखना चाहिए। और अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से दिग्गजों से शुरुआत कीजिए। ये करेक्शन में कुछ दिग्गज शेयर के, मिसाल के तौर पर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की, आईटीसी का हम जिक्र कर रहे हैं फिलहाल, तो दिग्गज शेयरों में मेरे ख्याल से आपको ज्यादा महत्व देना चाहिए। वहां पर आपका थोड़ा पक्ष जो है वो भारी होना चाहिए। और लंबी अवधि के लिए ऐसे ही समय आते हैं अभिषेक जी जहां पर आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो खड़े कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
जो दिग्गज शेयर हैं उस पर फोकस करके आपको चलना चाहिए, लेकिन आज दिग्गजों की भी स्थिति थोड़ी सी ना पतली लग रही है। जो ट्रेडर हैं उनको देखकर थोड़ी घबराहट होती है। एचडीएफसी बैंक का शेयर देखिए, अब ये फिर से 1650 की दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1675 रुपये के आसपास के प्राइसेस आपको एचडीएफसी बैंक के दिखेंगे। 1663, 2% की तेज गिरावट एचडीएफसी बैंक के शेयर में हो गई है। आईटी वाले शेयरों में तेज कमजोरी, रिलायंस के शेयर में भी 1% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हम देख रहे हैं। आप देखेंगे बहुत कम शेयर ऐसे हैं, आप वो मार्केट की ब्रेथ देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आज मिड कैप की, स्मॉल कैप की भी हालत पतली है। सिर्फ 350 शेयर आज मजबूत हैं और 2000 से ज्यादा शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। इंडिया विक्स 15 के ऊपर है। बैंक निफ्टी की गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है, 440 अंकों की गिरावट इस वक्त निफ्टी बैंक में है। और ये अगर आप अब प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो करीब करीब 1% के आसपास से गिरावट निफ्टी बैंक में हो गई है। निफ्टी से आज ये ज्यादा गिरावट का शिकार हो रहा। सिर्फ एक शेयर ऐसा है जहां पर हम बाइंग देख रहे हैं और उसके बारे में हमने राय ली भी थी बाजार खुलने से पहले, वो है फेडरल बैंक का। 12 में से इकलौता शेयर है जहां पर आज तेजी है। केवीएस मणियन साहब के स्ट्रेटजीज को लेकर, उनके प्लान को लेकर, बैंक को और यहां से मजबूत करने को लेकर जो कुछ वादे उन्होंने प्लान किए हैं, उसको बाजार थोड़ा रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ 1% के आसपास की तेजी। अदरवाइज एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये सारे के सारे शेयर यहां से कमजोर होते हुए दिखेंगे। प्रशांत जी, आपसे जरा एक बार ना इंडेक्स पर व्यू चाहिए। अब देखिए, जहां पर निफ्टी खुला वहां से ज्यादा हम डैमेज देख नहीं रहे हैं। क्या जो थोड़े से हौसला दिखाने वाले, ज्यादा जोखिम लेने वाले ट्रेडर हों, यहां से कुछ कॉन्ट्रा बाइंग करनी चाहिए या फिर अवॉइड करें अभी निफ्टी को? जी, मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिलेगी 22 780 800 की तरफ आए तब एक न्यू शॉट डिप्लॉय करने की। बाइंग आपको अगर बेसिक ट्रेंड भी समझ आ रहा है तो देख के स्ट्रक्चर, तो बाइंग कहीं भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि शायद पिछले मंगलवार के दिन जब हमने इंडेक्स स्पेसिफिक बात की थी दोपहर के 12 बजे के डेरिवेटिव सेगमेंट में डिम्पी जी के साथ, तब भी मैंने ये कहा था कि बाइंग अवॉइड कीजिए। आप शॉर्टिंग मत कीजिए क्योंकि हम सपोर्ट के बहुत नजदीक थे। हालांकि शुक्रवार को वो ब्रेक हुआ, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ भी शॉर्टिंग अभी इस लेवल पे रेकमेंड नहीं करूंगा, बट बाइंग रेकमेंड नहीं। एक रैली आए करीबन 22 750 780 800 के जोन में, वहां पे अगर प्राइस एक्शन कंफर्म करे तो एक फ्रेश शॉट डेफिनेटली डिप्लॉय किए जा सकते हैं। तो ये नजरिया कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर, लेकिन आईटी सेक्टर से एचसीएल टेक पर तो हमने चर्चा की, लेकिन इसके अलावा विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इन सभी स्टॉक्स में 1.5 से 3% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। आईटी सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स पर दबाव, लेकिन नीलेश, इन स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी, विप्रो, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस? देखिए, आईटी सेक्टर में स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है। जिस हिसाब से हमने आईटी इंडेक्स में एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन देखा है, इन्फोसिस वीक है और गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 1760 और 1740 तक की डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जब तक ये 1810 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर कोई भी पुलबैक अगर मिलता है तो उसे एज अ शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने के लिए यूज करना चाहिए। विप्रो में भी सिमिलर व्यू होगा। विप्रो यहाँ से नीचे स्तर पर 290 तक की ओर फिसलता हुआ नजर आ रहा है। 301 के आसपास का जो दिन का उच्चतम है स्तर है 303 के आसपास, वहां पे रेजिस्टेंस है। तो उसी स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी एक बिपाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। ओवरऑल वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू होती नजर आ रही है निफ्टी आईटी इंडेक्स में और सारी दिग्गज आईटी शेयरों में। आईटी इंडेक्स में वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है और कई सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 इंडेक्स के आईटी सेक्टर जो टॉप लूजर्स में शामिल है। लेकिन इस बीच नरेश मिरानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप अपने ओपनिंग कॉल्स बता दीजिए। एक बाय और एक सेल रहेगा। सबसे पहले बाय रहेगा श्रीराम फाइनेंस पर, जहां पे स्टॉक ने काफी स्ट्रेंथ बताई थी और ओवरऑल जब देखें मार्केट ने करेक्ट भी किया, ये स्टॉक ने ज्यादा करेक्ट नहीं किया लास्ट एक महीने में। 560 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 620 का शॉर्ट टर्म में। दूसरा सेल रहेगा बीएसई लिमिटेड पर, जहां पे अगर हम देखें तो लास्ट 3 बार 6000, 5900, 6000 से रेजिस्टेंस आया है और स्टॉक ने करेक्ट किया। सो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट बनता है। स्टॉप लॉस होगा 5800, टारगेट होगा 5400 का।
तो ये नज़रिया और ये कुछ ओपनिंग कॉल्स नरेश देते हुए ऑटो सेक्टर से कई सारे स्टॉक्स के हमने चर्चा की थी प्री ओपन में, जहां पर M&M आधे % से ज़्यादा की तेज़ी यहां पर दिखी है। इसके अलावा मारुति, आयशर मोटर्स, सभी स्टॉक्स आधे से 1% की तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए। लेकिन लूजिंग साइड पर दो स्टॉक्स मदरसन सुमी और अपोलो टायर्स। मदरसन सुमी 2% नीचे और अपोलो टायर्स भी 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। शिवांगी, क्या राय होगी इन दोनों ही ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पर, अपोलो टायर और मदरसन सुमी? जी बिल्कुल, ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पे अभी जिक्र हम यही कर रहे थे कि मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा अवॉइड करें। इसमें स्ट्रेंथ जो है वो नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट थोड़ी भी पुल बैक मूव में हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर जो है वो इंटेंस होते जा रही है। तो यहाँ पे मेरी नजर नहीं है ऑटो स्पेस में, बल्कि एक सेक्टर शिफ्ट में करवाना चाहूंगी। मेरी नजर हिंडाल्को पे है। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे बाजार में देखने को मिल रहा है। काफी रेजिलेंट है। पिछले 4 दिनों से काफी एक अच्छे यहाँ पे हमने लॉन्ग बिल्टअप भी देखे हैं और अब लंबी अवधि के चार्ट स्ट्रक्चर में भी काफी स्टेबिलिटी है इस स्टॉक में। तो 675 के टारगेट्स के लिए हम इस स्टॉक को देख सकते हैं 635 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 635 के स्टॉप लॉस के साथ हिंडाल्को पर खरीदारी की सलाह होगी मेटल सेक्टर से। लेकिन अल्को बेवरेज इंडस्ट्री के कई स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज बाजार में गिरावट, लेकिन दोनों स्टॉक्स में 1% से ज्यादा की तेजी आज दिखी है। प्रशांत, क्या राय होगी UBL और USL दोनों स्टॉक्स पर? प्रशांत, अपना माइक प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। जी सॉरी, अगर हम यूबीएल को देखें तो यहाँ पे एक बेस से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्राइस एक्शन नजर आ रही है। हालांकि कंसोलिडेशन जोन में है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से आप एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो। करीबन 2015 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए 1.5 लो के नीचे, और आप यहाँ से टारगेट रख सकते हो करीबन 2080-85 से लेके 90 का, और प्योरली एक पुल बैक के हिसाब से इसको प्लान करना चाहिए। ये नजरिया यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज दोनों स्टॉक्स 1% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। लेकिन इस बीच रियल्टी सेक्टर के कई स्टॉक्स में भी आज दबाव है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 4.5% नीचे, फीनिक्स मिल्स, DLF इन दोनों स्टॉक्स में भी 2% से ज्यादा की गिरावट आज दिखी है। नरेश, क्या राय होगी इन रियल एस्टेट सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर, स्पेशली महिंद्रा लाइफ स्पेसेस? निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स का सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज के सत्र में। ये स्टॉक सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग स्टॉक रहा है पूरे सेक्टर में, क्योंकि अगर हम देखें जब पूरा जो मोमेंटम भी आया था 2023-24 में, ये स्टॉक ज्यादा टिक नहीं पाया, और अभी स्टॉक ने ऑलमोस्ट जो मार्च 2023 का लो है वहां पे आ गया है, तो अभी काफी गिर चुका है। ये लेवल्स पे अवॉइड रहेगा, वेट करेंगे जब भी रिवर्सल सिग्नल आए। गिर तो काफी चुका है, तो यहाँ से डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं लगती, बट अपसाइड के लिए भी डिफिकल्ट लगता है। गिरावट, डाउनसाइड, बेरिश स्ट्रक्चर, यही सारे के सारे शब्द हैं इस वक्त जो कि बाजार में लगातार चल रहे हैं। और सेंसेक्स में भी इस वक्त हम देख रहे हैं करीब 700 अंकों की गिरावट। निफ्टी 22,600 के नीचे फिसलता हुआ। कमजोरी के साइंस बैंक निफ्टी की तरफ से भी करीब 600 अंकों की गिरावट वहां पर भी। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम लिटरली देख रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ। कहीं से रिस्पाइट, कहीं से सपोर्ट मानो मिल ही नहीं रहा मार्केट को। एक सपोर्ट, एक बूस्ट की जरूरत, लेकिन वो सारे के सारे सपोर्ट जो दिखने थे वो भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि FIs की लगातार बिकवाली है। इवेंट्स जो होने थे वो सारे पैन आउट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ अर्निंग्स का सीजन भी खत्म हो चुका है। अगला ट्रिगर आए तो क्या, जो कि बाजार को संभाल पाए। FIs की वापसी से बाजार को सपोर्ट जरूर मिल सकता है, लेकिन वो दिन आएगा कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस वक्त सेंटिमेंट्स की अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक भी, बाजार में हर सेक्टर, हर पॉकेट में गिरावट है। फार्मा एक है जो कि डिफेंसिव के तौर पर काम कर रहा है, कह सकते हैं अपना रोल निभा रहा है। और शिवांगी, बिफोर वी लेट यू गो, फार्मा पर ही, फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पर आपका टेक हम जानना चाहेंगे। क्या कोई बेट यहाँ पर, कोई कॉल यहाँ पर, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, क्योंकि एकमात्र क्षेत्र जो कि इस वक्त परफॉर्म कर रहा है? जी
बिल्कुल फार्मा स्पेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में ही हमने देखा कि बाइंग काफी स्ट्रांगली नजर आ रही थी। मेरी नजर लुपिन पे है यहाँ पे। ये स्टॉक जो है लगातार हमने देखा है कि एक लास्ट के एक घंटे से अभी फ्राइडे के लास्ट के एक घंटे से अभी तक हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज काफी स्ट्रांगली हुई है। आरएसआई भी पॉजिटिव की तरफ टर्न होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी फार्मा काउंटर पे, पर ऑफ कोर्स यहाँ पे हाई बीटा काउंटर है तो स्टॉप लॉसेस के साथ जरूर कामकाज करें। 2000 तक के टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिख सकते हैं 1890 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 1890 का स्टॉप लॉस बनाकर चले, 2000 और उसके ऊपर के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। ये राय फार्मा में इन पर्टिकुलर लुपिन के स्टॉक प्राइस पर मिलती हुई 2000 के इनिशियल टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। शिवांगी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और हैव अ नाइस डे टू यू। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम जब हम मिले और बेहतर हम फोन लाइन से नहीं लेकिन आपका चेहरा भी देख पाएँ। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन के चैंपियन हमारे अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और आपको बताते हैं ऑप्शन की एक रणनीति। 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शन का ट्रेड लेकर। सचिन, गुड मॉर्निंग, बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आईटी स्पेस में कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर्स बना हुआ है। पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा डाउन यहाँ पर देखने को मिला है। तो आज का जो काउंटर है वो आईटी स्पेस से ही है। स्टॉक का नाम है एम्फेसिस। यहाँ पर 2400 के पुट ऑप्शंस में आप बाइंग करने की सलाह दूंगा मार्च सीरीज में, जिसका प्रीमियम नियर अराउंड 56-58 के आसपास में चल रहा है। एक स्टॉप लॉस रहेगा 40 का, अपसाइड में 80 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर मैक्सिमम लॉस जो है वो 4400 का रहेगा, जबकि मैक्सिमम प्रॉफिट 6600 का रहेगा। सचिन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए। एम्फासिस 2400 की पुट खरीदने की राय, मार्च कॉन्ट्रैक्ट 56 के लेवल्स की, लक्ष्य इसके 80 के, स्टॉप लॉस 40 का मेंटेन करना होगा। कॉल वर्कआउट होने पर अधिकतम मुनाफा 6600 का हो सकता है और अगर ये रिवर्स जाए तो अधिकतम नुकसान 4400 के होने की संभावना है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर आपके स्क्रीन पर चलेगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं अगर मुनाफा भी हुआ तब भी 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की है, अपने एडवाइजर से सलाह लें। भारी वॉलेटाइल मार्केट है, इसीलिए सलाह लेने के बाद ही कोई पोजीशंस ले। लेकिन चलिए, हमारे साथ प्रशांत और नरेश जी भी हैं। प्रशांत, हाय, आपसे भी एक फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पर ही टेक जानना चाहूंगी, बिकॉज डिफेंसिव के तौर पर आज ये अपना रोल निभा रहा है। हम देख रहे हैं कि वन ऑफ द सेक्टर, द ओनली सेक्टर जो कि परफॉर्म कर जा रहा है। कोई राय इस सेक्टर में, कोई स्क्रिप्ट्स आपके रेडार पर हो फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक को लेकर? जी मानसी, फिलहाल नहीं, क्योंकि सभी जगह ब्रेकडाउन होने के बाद पुल बैक्स आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ बिग वाली कंटिन्यू हो, तो मैं अवॉइड करना चाहूंगा। वॉच लिस्ट में ही रखेंगे। इस बीच नरेश जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। सन फार्मा के स्टॉक प्राइस पर एक टेक आपका जानना चाहेंगे। ऑलमोस्ट 0.5% to 1% के गेन्स हैं और मेजर प्लेयर्स में इस वक्त जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं कमजोर बाजार में, इसमें एमएनएम, आईटीसी, मारुति, आइशर मोटर्स के साथ साथ सन फार्मा भी शामिल हैं। सन फार्मा अब से पहले तक काफी टाइम होल्ड कर रहा था 1700 के ऊपर और एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनाया था, उसके नीचे गिर गया लास्ट 3 दिन में। तो जब तक वो 1700 के ऊपर नहीं आता है तब तक ये कंसोलिडेशन बेस में ही रहेगा। और लास्ट जो ब्रेकआउट था स्टॉक का अराउंड 1600 के आसपास था, तो मानना ये है कि 1600 से 1700 के रेंज बाउंड मूव में रहना चाहिए थोड़े दिनों तक। ठीक है, तो एक रेंज में रहेगा ये इस वक्त सन फार्मा पर टेक बनता हुआ। लेकिन एक नज़र इंडिया विक्स पर भी होनी चाहिए, फियर इंडिकेटर। अभी हम लोग बातचीत भी कर रहे थे, हमारे डायरेक्टर साहब भी पूछ रहे थे कि इंडिया विक्स की अगर बात करें, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी या कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बढ़त भी नहीं है। कंफर्ट लेवल जो होता है 15 उसके नीचे के होते हैं। इस वक्त अगर आप देखें 14-15 के लेवल्स के इर्द गिर्द ही इंडिया विक्स हैं। बावजूद इसके भारतीय बाजार में कोई रिस्पाइट, कोई सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? फियर इंडिकेटर भले ही अपने कंफर्ट लेवल के इर्द गिर्द हो,
और ज़्यादा मजबूती यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। इनकी मजबूती इंडिया विक्स में तेज़ी एक कंसर्न साबित हो सकती है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें करीब 3% की तेज़ी है, लेकिन सेंटिमेंट्स जो हैं बाकी के जो हैं वो ख़राब है और इसी के चलते बाजार में कमज़ोरी के साइंस है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स हो, एफआईआईज़ की बिकवाली हो, इसके साथ एडवांस डिक्लाइन रेशियोज और ओवरऑल ट्रिगर्स और इवेंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस का मिसिंग होना भारतीय बाजार को शायद ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस बीच कमोडिटी मार्केट पर भी एक नज़र होनी चाहिए और 10 बजे हम कमोडिटी को लेकर विस्तार से आपसे बातचीत भी करेंगे 10 बजे कमोडिटी से जुड़ी 10 मिनट खबरों में। लेकिन सोने चांदी की चाल को ध्यान में रखते हुए गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स बाजार शुरुआत जब हुई थी तब इन काउंटर्स में पर्टिकुलरली मन्नापुरम मुथूट फाइनेंस में कुछ इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला था। हालांकि रिकॉर्ड स्तरों से सोने चांदी में भी मुनाफा वसूली है, लेकिन प्रशांत, मन्नापुरम फाइनेंस ऑलमोस्ट 2.5% के मूव्स यहां पर आज दिखा रहा है। तो मानसी, मैं नॉर्मली स्टॉक को ना ही ट्रैक करता हूँ ना ही इसको ट्रेड करता हूँ, क्योंकि ये काफी वोलेटाइल है और अगर करंट लेवल पे हम देखें तो ये एक रेजिस्टेंस के करीब आया है, जो कि पिछले स्विंग में भी बना हुआ था ऑलमोस्ट 205 210 के जोन में। तो मेरी सलाह होगी अगर किसी के पास पोजीशन हो, आपको क्लोजली ट्रेल करना होगा 200 के जस्ट नीचे 199 198 का स्टॉप लॉस रख के। और इसके अलावा लॉन्ग या शॉर्ट की कोई सलाह नहीं होगी, सिर्फ एग्जिस्टिंग किसी के पास पोजीशन है वो स्ट्रिक्टली इसको ट्रेल करे। एक्जिस्टिंग पोजीशंस से स्ट्रिक्टली ट्रेल करे, ये राय, कोई नई पोजीशन या सेल की सलाह नहीं। वॉलेटाइल है और इसी के चलते प्रशांत इसे ज़्यादा ट्रैक नहीं करते, लेकिन फेडरल बैंक पर नज़र होनी चाहिए क्योंकि फेडरल बैंक ने नई रणनीति पेश की है। नए सीईओ केवीएस मनियन ने बैंक के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर नई रणनीति पेश की है और क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी, हमें बता रहे हमारे सहयोगी गौरव। गौरव, बताइए। बैंक की बात करें तो एनालिस्ट मीट के दौरान उन्होंने काफ़ी एक की स्ट्रैटेजी जो है वो आगे रखी है। उनका मानना यह है कि FY28 तक हमें फेडरल बैंक जो है वो टॉप बैंक जो है उसके क्लोज देखने को मिल सकती है और आगे जाके जो रिटर्न रेशियोज है वहाँ पे भी एक सुधार देखने को मिल सकता है। इसको फेडरल 4.0 के रूप में उन्होंने देखा है और उनका मानना यह है कि वहाँ पे 12 थीम स्ट्रैटेजी है जो इस बैंक को आगे जाके रिटर्न रेशियो सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। जैसे कि हमें पता है कि न्यूली अपॉइंटेड CEO जो है मिस्टर मनियन, वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस स्ट्रैटेजी को लेके। और अगर हम इस स्ट्रैटेजी की बात करें तो उसमें से कुछ अगर की पॉइंट्स की बात करें तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपांशन, फी एनहांसमेंट, ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी वजह से उनका मानना यह है कि आगे जाके फेडरल बैंक के रिटर्न रेशियो जो है वो सुधर सकते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें तो उनका मानना यह है कि कहीं पे FY28 तक जो ROAs है वो 1.4 to 2.2 के रेंज में देखने को मिल सकते हैं। ROEs की बात करें तो 13 to 16% के रेंज में देखने को मिल सकते हैं और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 3.5 to 4.4% के रेंज में देखने को मिल सकते हैं फेडरल बैंक में, जो कि अभी के अगर फिलहाल के रेशियोज की नंबर की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक सिग्निफिकेंट अपसाइड जो है वो दिखाता है। अगर हम ROAs की बात करें तो स्पेसिफिकली उनका मानना यह है कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स आगे जाके बैंक जो है वो ट्राई करेगी नीचे लाने का। इसी के साथ साथ एडवांसेस मिक्स जो कि एक हाई यील्डिंग और मीडियम यील्डिंग सेगमेंट है, वहाँ पे बैंक का फोकस ज़्यादा बना रहेगा। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी बैंक जो है वो एक्सपांशन लेने वाली है, फी एनहांसमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है और आगे जाके कॉस्ट एफिशिएंसीज पे भी बैंक की कई ज़्यादा नज़र जो है वो बनी रहेगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें FY28 के आउटलुक की तो कहीं पे उनका मानना यह है कि 400 से 500 नए ब्रांचेज जो है वो भी बैंक एड्स कर सकती है। तो कई सारे लीवर जो है वो बैंक को ये जो टारगेट रेशियोज है उसके करीब लेके जा सकते हैं और इसी के साथ साथ बेस्ट 3 या फिर नेक्स्ट 3 में कहीं पे बैंक को जो है वो शामिल कर सकते हैं। इसी के अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि शॉर्ट टर्म में कहीं पे डिपॉजिट्स पे प्रेशर बना रहेगा बट मीडियम टर्म गोल जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेंगे। ओवरऑल इसी की अगर बात करें तो आज के दिन में एक पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में भी हमें देखने को मिला इस पॉजिटिव कमेंट्री के बाद। तो आगे जाके भी एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू के बेसिस पे फेडरल बैंक पे नजर रखना काफी जरूरी रहेगा। स्टॉक में अच्छी खासी तेजी, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए नई रणनीति CEO केवीएस मनियन ने बाहर निकाली है, जिसके चलते प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं और स्टॉक में भी 1.5% की तेजी दिखी है। नरेश, क्या राय होगी फेडरल बैंक के स्टॉक पर? स्टॉक ओवरऑल कोशिश तो कर रहा है होल्ड करने की। लास्ट ब्रेकआउट पॉइंट 170 था, तो 170 से 180 का बेस बनना चाहिए यहाँ पे स्टॉक में और ओवरऑल 190 के ऊपर मोमेंटम आ सकता है। ट्रेंड अभी भी ओके है कंपेयर टू बाकी सब बैंक्स के सामने और ओवरऑल लॉन्गर टर्म में ये आउट परफॉर्मर भी रहा है स्मॉल कैप बैंकिंग स्पेस में, तो बाय ऑन डिप्स रहेगा मीडियम टर्म के लिए।
डिप्स की रणनीति फेडरल बैंक पर, लेकिन रेलवे स्टॉक्स पर उस बीच नजर डालेंगे। रेलटेल 2% से ज्यादा की तेजी यहां पर दिखी है। इसके अलावा टेक्समैको इंफ्रा यहां पर भी करीब 3% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार दिखा है। 97.5 के आसपास कारोबार करता हुआ। प्रशांत, क्या राय होगी टेक्समैको इंफ्रा और रेलटेल, इन दोनों ही रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स पर? रेलटेल एक स्ट्रांगली डाउन ट्रेंडेड और यहाँ पे बहुत वॉल्यूम्स के साथ बिकवाली हुई थी, तो मेरी सलाह होगी कि यहाँ पे अगर पोजीशन हो, कोई रैली मिले तो वो एग्जिट के लिए यूज करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे आपको 305 306 को ट्रेल करना चाहिए। और टेक्समैको को अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप टेक्समैको रेल की बात करें या इंफ्रा की? इंफ्रा जी, आप टेक्समैको इंफ्रा की बात करें या रेल की बात करें? टेक्समैको इंफ्रा की, जहां पर 3% की तेजी आज के सत्र में दिखी है। जी, तो अगर हम टेक्समैको इंफ्रा को देखें करीबन, तो यहाँ जो पुल बैक आया है, मुझे लग रहा है ये कम से कम 102 103 तक जा सकता है। बट यहाँ पे कोई भी फ्रेश डिप्लॉयमेंट या एक नजरिया चेंज करने के लिए जो लेवल अहम है वो होगा 110 जहाँ पे ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज प्लेस्ड है। इसके ऊपर क्लोज हो तो हम नजरिया चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये पुल बैक 102-3 तक ले जा सकता है। 103 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। कुछ रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखा है, लेकिन इस बीच कई सारे कैपिटल गुड्स स्टॉक्स पर दबाव है। सीजी पावर 3% नीचे, कमिंस इंडिया 2% नीचे, थर्मैक्स में भी करीब 3% तक की गिरावट यहां पर दिखी है। नुरेश, क्या राय होगी इन कैपिटल गुड्स स्टॉक्स पर? कहां पर कुछ पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं, स्पेशली थर्मैक्स और कमिंस पर? अगर हम देखें तो ट्रेंड अभी भी वीक है। काफी बड़ा ब्रेकडाउन हो चुका है सेक्टर में। 25-30% से ज्यादा करेक्शन है काफी स्टॉक्स में। बाउंस बैक हो सकता है, बट ये बाउंस बैक पे रिड्यूस करना चाहिए एलोकेशन रादर देन बाई करना, तो अवॉइडेबल रहेगा। बाउंस बैक आ सकता है यहाँ से शॉर्ट टर्म में, बट उस जोन में फिर से ये कंसोलिडेशन में जाएगा। बहुत बड़ा तेजी नहीं लगता यहाँ। तेजी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं नरेश जी। ये कमिंस में कैपिटल गुड्स स्पेस की कंपनी है ये। 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में, और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है और बढ़ गई है, और एक गिरावट हो गई है 560 अंकों की। आप देखिए जो बड़े बैंक्स हैं, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, अगर आप वेटेज के लिहाज से देखेंगे तो इनका बड़ा वेटेज निश्चित तौर पर है और ज़्यादातर डैमेज यहीं से आ रहा है। 12 में से 11 शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और एक और खेमा जो बाजार को परेशान कर रहा है वो है आईटी का। एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारे के सारे शेयर 1.5 से 3% के आसपास की गिरावट दिखा रहे हैं। प्रशांत जी, टीसीएस की अगर बात करें, सिर्फ फरवरी में ऊपरी सर से 10% साफ हो गए। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक की बात करें, थोड़े से कम गिरे वो भी हैं। 5-7% के आसपास से गिरावट वहां पर भी फरवरी के मंथ में आई है। और गिरावट आप कहां देख रहे हैं? और आईटी में फिर से मैं वही सवाल पूछूंगा, कहीं पर मौजूदा स्तर से भी शॉर्ट के सौदे आपको मिल रहे हैं बाजार में? जी, तो अभिषेक जी, कुछ देर पहले ही हमने एचसीएल टेक बात की थी और वहां मैंने एक सेल रेकमेंड किया था। मुझे लग रहा है वो ट्रेड बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा है, उसी में बने रहे। और अगर हम विप्रो की तरफ ध्यान दें तो ये अभी 300 का अहम लेवल तोड़ चुका है, बट यहाँ एक सपोर्ट है, वो वहां पे एक गैप नजर आ रहा है करीबन 290 और 295 के बीच में। तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं करेगा, तो मैं वेट करूंगा ये लेवल ब्रेक होने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन लूंगा। फिलहाल मुझे लग रहा है एचसीएल टेक के साथ बने रहना एक बेहतर ऑप्शन होगा। एचसीएल टेक में शॉर्ट के रिकमेंडेशन के साथ आप बने रहिए। मिलिंद कर्माकर हमारे साथ आज होंगे 10:10 पर दलाल एंड ब्रोचा से, और उनसे बाजार के स्ट्रक्चर को समझेंगे, ये समझेंगे कि एफआईज भारत में लौट क्यों नहीं रहे हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है, और वैल्यूएशन क्या और बाजार के अभी यहां से सप्रेस होंगे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके जाएगा नहीं, बहुत ही इंसाइटफुल ये डिस्कशन होने वाला है। लेकिन मणप्पुरम फाइनेंस आज अपने गेंस को बरकरार रखने में ना सिर्फ कामयाब है, बल्कि 200 रुपए के ऊपर जाकर अच्छी स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। हालांकि बैन लिस्ट में है ये, आप ध्यान रखिएगा। बेन कैपिटल को लेकर एक न्यूज आ रही है $1 बिलियन की एक डील की। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है, वहां से क्या निकल के आता है। लेकिन यहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है। फार्मा में ल्यूपिन और डॉक्टर रेड्डीज, ये 2 शेयर आज मजबूती हमें दिखा रहे हैं।
नूरेश जी, फार्मा में अगर मान लीजिए कोई डिफेंसिव ट्रेड अगर लेना हो, आपको बेहतर क्या लग रहा है चार्ट पर? काफी टफ है यहाँ पे डिफेंसिव ट्रेड लेना, क्योंकि काफी जो स्टॉक्स है गिर चुके हैं काफी, और जो होल्ड कर रहे थे वो भी ब्रेक डाउन दे रहे हैं। जैसे डीवीज भी पहले होल्ड कर रहा था, उसने भी ब्रेक डाउन दिया है। तो यहाँ पे अगर कुछ लेना है तो कॉन्ट्रा बेट हो सकता है कि जहाँ पे लॉरस लैब्स बहुत गिर गया है या बायोकॉन जो बहुत गिर गया है, वो एक बाउंस बैक हो सकता है। लॉरस बाउंस बैक दिखा सकता है, लेकिन बाउंस बैक क्या यूनाइटेड स्पिरिट्स में आ सकती है नूरेश जी? लगातार हम फॉल देख रहे हैं, करीब करीब 1500 रुपए के भाव से गिरते गिरते ये 1350 रुपए के नीचे आ गया था शेयर। ये आज संभलने की कोशिश कर रहा है, क्या ये कोशिश रंग लाएगी और चढ़ेगा शेयर, या फिर यकीन ना करें इस पे अभी? अगर हम देखें तो लास्ट जो इसका ब्रेकआउट था 1250 से के वक्त था, और उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेकआउट था वो 1300 के पास था। तो ये जोन से बाउंस बैक आना चाहिए, फिर से ये 1450 1500 तक जा सकता है। तो यहाँ पे अभी भी बाय ऑन डिप्स रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी और मीडियम टर्म के लिए। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर ये व्यू। आज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स तो कमजोर हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं, फिनटेक्स जिसको हम कहते हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज भी हम कहते हैं इनको, वहां पर कमजोरी है। आप देखिए पीवी फिनटेक, इसमें कमजोरी जारी है, महीने भर में करीब 10% टूटा है। आज में 4-5% के आसपास की गिरावट है। पीवी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार। पेटीएम आपको कमजोर दिखेगा। नायका के शेयर में भी आज आपको थोड़ी सी नरमी दिखेगी। जोमैटो भी कमजोर है। स्विगी को लेकर एक खबर अच्छी आ रही थी, लेकिन स्विगी के शेयर में हम देख रहे हैं कि 1% की कमजोरी है। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश ये शेयर भी कर रहा है। और होनासा, ये भी इसका चार्ट भी आप लेकर आइए। कमजोरी होनासा में भी है, हालांकि 1% के आसपास की गिरावट दिख रही है। पीबी फिनटेक, प्रशांत जी चेक करके बताइए, टूटा है ये शेयर सपोर्ट्स के आस पर और ये गिर सकता है यहां से? यहाँ पे अभिषेक जी मैंने पिछले हफ्ते शॉर्ट रेकमेंड किया हुआ था जिसके टारगेट्स अचीव हो गए थे। अभी मुझे लग रहा है कि ये बेस के बहुत नजदीक है, सो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहूंगा। लॉन्ग तो डेफिनेटली नहीं, बट शॉर्ट के लिए भी रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइबल नहीं है, तो मेरे लिए अवॉइड कैटेगरी में हो। टेक को अवॉइड करने की सलाह, लेकिन